मुझे ये था कि जिस दिन मेरा एडसेंस अकाउंट बन गया ना, मैं मिलियनेयर हो जाऊंगा। 4 साल आपका बिलीव कायम रहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इट विल वर्क। को जो पहला डॉलर होता है ना, वो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। वो आप जितनी जल्दी बना लें। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम वालिदैन रोकते थे। हाँ। इट वाज कंसीडर्ड स्कैम। कि क्या कंटेंट राइटिंग एजेंसी बनानी चाहिए, आपने बंद की तो क्यों की? ये जो ऑनलाइन इनकम है ना, ये कभी भी की जा सकती है, किसी भी टाइम की जा सकती है, एसईओ इन 2024 कोई भी कर सकता हमारे यहाँ लोग जाते हैं डायरेक्टली कंपनीज के पास कि यार प्रोजेक्ट दे दो, प्रोजेक्ट दे दो। वो कहते हैं पहले उन्हें वैल्यू दो। फिर वालिद साहब का कॉन्फिडेंस चीज से बहाल नहीं हुआ, उनका पैसों से ही हुआ है। है। वो जो पैसिव इनकम है ना, वो एसईओ में ही है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, हम बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं तो पैसे बन रहे हैं। लोग बहुत जल्दी ना गिव अप कर देते हैं, टाइम देना पड़ेगा, ये तो पूरा कारोबार है, बिजनेस। इफ यू मोटिवेट एन इडियट यू नाउ हैव मोटिवेटेड इडियट। मेरा नाम है असबर अली ओरिजिनल्स और आप देख रहे हैं। हेलो 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 गलत हो सर गया। सर 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 ओहो, मैं हूं तनवीर नाडला और ये मेरा पॉडकास्ट। सॉरी सॉरी सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज का पॉडकास्ट एसईओ लवर्स के लिए एक डायनामाइट होने जा रहा है, गोल्ड माइन कह दूं। मेरे साथ हैं एसईओ के 2 काबिल तरीन अफराद और इनसे हम आपकी तमाम माइंड में आने वाली क्यूरीज पूछेंगे, नहीं डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में मैं भी शामिल होऊंगा। आप लोगों के क्वेश्चंस जो पोटेंशियली पूछे जाते हैं न्यूबी से लेकर एक्सपर्ट्स तक, 2024 में क्या होने वाला है, जनरेटिव एआई के बाद एसईओ का फ्यूचर क्या है, क्या एसईओ में आज भी करियर बनाया जा सकता है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सारे पॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं सैयद असबर अली, इनको आप सब लोग जानते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं तकरीबन 2008 से। बहरहाल आपको बैक इन टाइम भी ले चलेंगे कि उस वक्त हम कैसे स्ट्रगलिंग फेज में थे और हम किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़े। और दूसरे जिनको मैं मेरी टीम के या मैं पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एसईओ रिसर्चर बोलता हूँ कि उनकी एसईओ की जो रिसर्च है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनकी अपनी जो फाइंडिंग्स, जिनको स्ट्रेटजीज कह सकते हैं, और बड़ी यूनिक और प्रैक्टिकल एक्चुअली, वो ट्विटर वाली नहीं जो आपको नॉर्मली फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एंगेजमेंट बताई जाती है। तो इनसे हम वो डिस्कस करेंगे। अमार इशफाक। तो अमार कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शाह जी क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का इस स्टूडियोज में। सर इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू। चले हम वैसे क्वेश्चन आंसर तो इसमें कम ही होंगे, हमने वैसे डिस्कशन वाला एनवायरनमेंट रखना है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। आप सीनियर हैं, एज में भी, एक्सपीरियंस में भी, करियर में भी। अच्छा, हर किसी को छोटा बनने का शौक होता है। ये समझ नहीं आती। चले एज में, हर चीज में आप सीनियर था। सही, चले मैं जी, एक्सेप्ट तो करना बनता है भाई। स्टार्ट कैसे हुआ अपना? हम पीछे ले चले हमें, जब आपको ऑनलाइन फील्ड का पता चला, कैसे पता चला? अच्छा, बात काफ़ी पुरानी है और इजीली इंटरनेट नहीं अवेलेबल होता था। तो मेरे ईयर अप्रोक्सीमेटली को 2004-05 होगा। और मेरे रिलेटिव में मेरे मामू हुआ करते थे, ही इज एन आईटी एक्सपर्ट। तो उन्होंने बताया कि इस तरह जो है ना वो वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट तो वर्डप्रेस कुछ नहीं होता था। जिस तरह वर्ड हम यूज़ करते हैं इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज हुआ करता था। टूटी फूटी वेबसाइट बनाना सीखी। और आजकल एक टर्म चल रही होती है एडसेंस आर्बिट्राज। तो वो बेसिकली ये होता है कि आप वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल कराते हैं और उसके बाद गूगल एड्स से जो है वो ट्रैफिक लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और उसमें ये होता है जो आप पे कर रहे होते हैं, जो आपको मिल रहा होता है, उसमें डिफरेंस इतना बन जाता है कि वो इनकम हो जाता है। तो बेसिकली ये मॉडल था जहाँ से स्टार्ट हुआ। और नॉन टेक्निकल थे, पढ़ रहे थे, तो वहाँ से इतने पैसे आना शुरू हो गए कि लगा कि शायद जो है ना वो कुछ ना कुछ चल जाएगा। फिर साथ प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर की, जॉब करो या एजुकेशन पूरी करो। उस टाइम बैचलर का स्टूडेंट था, तो वो पैसे जब आना शुरू हुए तो मैंने फंड करना शुरू कर दिया अपनी फीसेस ना मास्टर्स में। क्यों? क्योंकि जब तक आप घर वालों को पैसे नहीं दिखाते ना तो वो कहते हैं बस ये टाइम ज़ाया कर रहा है, और वो हवाई रोजी वाला कॉन्सेप्ट भी था। तो बहरहाल वो चलते चलते जो है ना फिर 2007-08 में जो है वो वर्डप्रेस आ गया, और फिर वर्डप्रेस में ब्लॉगिंग शुरू कर दी। और फिर वो टर्म और मैच्योर होती गई, डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की। और फिर दरमियान में जो है वो मुझे यूके भी दरमियान में जो है वो जाना पड़ा, और उसका फ़ायदा भी मुझे ये हुआ कि मेरी कंपनी रजिस्टर वहाँ से होगी। तो पेमेंट जो आपको मंथली पेमेंट आज भी जो कि पाकिस्तान में इशू है, वो अप्रॉक्सीमेटली वो सॉर्ट आउट हो गया। और फिर उसके बाद जिस तरह आजकल का भी सिनेरियो होता है नए बच्चों के साथ कि जी वो उसने नई फील्ड का पता लगा तो वो स्विच कर गया उसकी तरफ।
तो माइंडसेट वही था, स्विच किया। उसका फायदा ये हुआ कि एक्सपोजर ले लिया सारी फील्ड्स का, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब ये बेनिफिट मिल रहा है कि तमाम चीज़ों का जो है वो लोगों को आइडिया है। और फिर 4-5 साल पहले जो है वो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस जो है वो लर्न किया, वो मैं अपनी वीडियो की शक्ल में अपलोड करता रहा, जिससे 4 लोग जो है वो मुझे जानते हैं। और उसमें मेजर मैंने यही सिलेक्ट किया कि मुझे जो पसंद आई, एसईओ की जो हम बात कर रहे हैं, कि जो पैसिव इनकम है ना, वो एसईओ में ही है। कि आप कुछ भी कर रहे हैं, हम बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं तो पैसे बन रहे हैं, ये किसी और फील्ड में पॉसिबल शायद नहीं होता है। ठीक है, आपकी इसी बात से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आए हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स अमार। अमार, इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था 2004-5 में। आप 2004-5 में क्या कर रहे थे? मैं शायद खेल रहा हूँ, 4-5 साल का हूँगा। अच्छा, आपके बारे में एक बात मशहूर है कि भाई आप 19 ईयर से ओल्डर ही नहीं हो रहे, क्या मसला है? नहीं नहीं, मैं अब 23 का हूँ। चले माशाल्लाह। चले, आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? कैरियर अगर देखा जाए तो मेरा स्टार्ट हुआ है 2020 में, और जिसे मतलब प्रॉपर आप कैरियर कहें कि मैंने इनकम स्टार्ट की और उसका। नहीं, एक्चुअली हम उससे भी पहले चलते हैं ना। देखो, हमने इस पॉडकास्ट को मकसद ये होता है कि मीनिंगफुल बनाएं फॉर न्यू कमर्स, जो लोग फिर उसे लर्निंग आना कहेंगे चाह ना, रहे हैं। हाँ, फिर लर्निंग कहेंगे। अगर लर्निंग के हिसाब से देखें ना, तो फिर मैंने हाँ, मतलब आपको आप फेमिलियर कब हुए इस फील्ड की तरफ कि यार ये कोई ऑनलाइन पैसे बनाना भी कोई चीज़ है? हालांकि मतलब उस टाइम भी इवन वो इतनी ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं थी लोगों की। वो बैक इन 2015 जब मैंने देखा कि किस तरह आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। उस ज़माने में ना गेम्स चलती थी ज़्यादातर, पीसी गेम्स और ये वो चीज़ें। मैं पीसी था तो मैं गेम्स वगैरह सर्च करता था डाउनलोड करने के लिए। तो उसमें ये था कि मैं क्लासरूम में ना, मुझे दोस्त कहते थे यार ये गेम हमारे साथ शेयर कर देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढता हूँ कि मेरी अपनी वेबसाइट हो, मैं दूसरों की गेम्स कहीं और वेबसाइट से, मुझे बस ढूंढने का तरीका आता था कि यार उस टाइम बड़ी मशहूर वेबसाइट्स थी, मैं वहाँ से उनकी एक्जी फाइल लेता, उसका डायरेक्ट लिंक बनाता था और ब्लॉगर पे अपलोड कर देता था। तो ब्लॉगर में मुझे पहला एक ऑप्शन मिला था जिसमें था एडसेंस लिखा हुआ था ब्लॉगर में, कि आप एडसेंस अपना कनेक्ट करें। तो वहाँ से मुझे पता चला था कि ये एक ऑनलाइन एक अलग फील्ड है जिसमें आप पैसा बना सकते हैं, कि मतलब आप एडसेंस से इनकम होती है। तो मेरे लिए ये एक चैलेंज बन गया कि मैंने ना अपना एडसेंस अकाउंट बनाना है। ये 15-16 इसके करीब की, मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद अभी। तो उस टाइम मैं स्कूल में ही था और मैं इधर मतलब ये चीज़ें देखता रहता था कि यार ये ब्लॉग एडसेंस कैसे बनना है। मैंने उस दौरान कम्युनिटीज़ सर्च की, फेसबुक पे कम्युनिटीज़ देखी, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन किए। तो उस टाइम ऐसा कोई एसईओ में कोई सिखा नहीं रहा था, कोई एक आपको कम्प्रीहेंसिव कोर्स हो जो ए टू जी सिखा रहा हो या कुछ। और मेरा भी स्कूल टाइम था तो मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन मेरे ध्यान में था कि यार मैं जैसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ और ये अपनी ब्लॉग पोस्ट बना के, और वो लोग सारे, फ्यूचर में जाके इसको परस्यू करूंगा। हाँ ये था। और लेकिन मेरा एक गोल ये था कि यार एडसेंस बनना है। मुझे ये था कि जिस दिन मेरा एडसेंस अकाउंट बन गया ना, मैं मिलियनेयर हो जाऊंगा। अच्छा, अब वो मैं एडसेंस के चक्कर में लगा रहा कि एडसेंस कैसे बनेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा सर्च की। तो मुझे एक किस्म का तरीका मिल गया कि पाकिस्तानी जो एडसेंस अकाउंट्स हैं उस ज़माने में मुश्किल से बनना, अब भी थोड़े से मुश्किल है, लेकिन यूएस का अगर आप डिटेल्स के साथ अप्लाई करते हैं तो यही अकाउंट आपका एक दिन में अप्रूव हो जाता था। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यूएस का अकाउंट के तौर पे अप्लाई किया और वो अप्रूव हो गया। अब मसला ये था, मुझे तब पता चला कि अकाउंट से तो इनकम नहीं होती, आपको व्यूज़ चाहिए। तो फिर मैं ना उस टाइम ना हिम्मत हार गया एक किस्म की। मैंने 5-6 महीने मैंने कहा यार ये छोड़ो, ये अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने वो एडसेंस अकाउंट जो था, मैंने कहा किसी को चाहिए, तो फेसबुक पे बंदा मिला, मैंने उसको अकाउंट भेज दिया। तो वो अकाउंट मैंने 2000 रुपये का उस जमाने में भेज दिया था, ब्लॉग स्पॉट का ब्लॉगर के मतलब साथ। आपकी पहली और पहली ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग जो इनकम थी थी वो एक गूगल एडसेंस का अकाउंट भेज के हुई। इस तरह थी। अच्छा, फिर मैंने ना आफ्टर 4 to 5 मंथ्स रियलाइज किया क्यों ना मैं यही काम कर लूँ, मैं अकाउंट्स बनाऊं, या जिनकी वेबसाइट पे अकाउंट नहीं अप्रूव हो रहा उनको मैं यूएस के अकाउंट बना के दूं, और वो अप्रूव करा के ये भेज, मतलब उनको कहूँ कि यार मैं आपको अकाउंट अप्रूव करा देता हूँ, आप मुझे पैसे दे देना। तो उस टाइम 2-3-4 हज़ार रुपए का एक अकाउंट बन जाता था, और ये मेरा पहला मतलब इनकम सोर्स था। उसके बाद मैं कॉलेज में था 2000, आपकी एक पोस्ट वायरल हुई थी बैक इन 2016 अगस्त, और प्रो पाकिस्तानी पे, कि एक मुल्तान का बंदा है जिसने 5 लाख रुपए बनाया है एक दिन में। तो तब मैंने आपको फॉलो किया था, फेसबुक पे ऐड किया था, तो तब मैं आपकी प्रोफाइल में ऐड हुआ। फिर एक दो दफ़ा आपसे इंटरेक्शन हुआ कि आपने कहा कि आप एडसेंस अकाउंट भेजते हैं, मुझे एडसेंस अकाउंट चाहिए। तो पहला इंटरेक्शन हमारा आपका और मेरा इस तरीके से था। उसके बाद मैं बस ये देखता रहता था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि
मेरे ऊपर प्रेशर ये था कि आपने ना स्टडी करनी है। मेरा जो ताल्लुक है वो एंड यू आर अ बेसिकली ब्राइट। मजबूरन बन गया था ब्राइट। ठीक है, तो वो ना घर वालों की तरफ से प्रेशर था कि आप मिडिल क्लास से हो, आपने जो कुछ करना है आपने खुद करना है, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है जो लाइक आप इनहेरिट करो, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ये चीज़ आइडिया था, तो मैंने कहा कि क्यों ना बंदा खुद मेहनत करे। तो मैंने कोशिश की कि अच्छे मार्क्स स्कोर करूं इन मैट्रिक, और मेरी मैट्रिक है 2017 की। तो उसमें अराउंड मैं 95% सिक्योर किए, और फिर मेरा एफएससी में एडमिशन हो गया, फ्री हो गया। तो जब एफएससी एडमिशन फ्री हुआ ना, तब मुझे आइडिया हो गया अब मेरे पास फ्री टाइम है, अब मैं काम कर सकता हूँ, अब मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो तब मैंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। तो 2018 फर्स्ट ईयर, 2019 सेकंड ईयर, 19 में आपका फोर्थ बैच स्टार्ट हुआ था। तो रमज़ान का टाइम था, उस दौरान मैंने आपके फोर्थ बैच में इनरोल किया सीबीटी में। वहाँ से मैंने एसईओ का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था कि इससे मतलब सीखा जा सकता है, इनकम की जा, ट्रैफिक लाई जा सकती है वो बेसिकली एड्स पे। लेकिन जो प्रॉपर एसईओ में लर्निंग हुई, करियर का हाँ स्टार्ट कैरियर, कह वो सकते हैं। फोर्थ बैच में मैंने सीखा एसईओ को। और मैंने प्रॉपर जो अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, दैट वाज एट द एंड ऑफ 2019। और मैंने, ओके। और जो प्रॉपर इनकम की ऑनलाइन फील्ड से, वो अमेजोन एफिलिएट से थी। वही जो मैंने ब्लॉग बनाया था उससे इनकम स्टार्ट हो गई, और फिर वो ब्लॉग मैंने फ्लिप कर दिया था समवेयर अराउंड $5,000, मुझे इतना याद पड़ता है। तो वो पहले 2020 के दरमियान मेरी सेल थी, जो एक मतलब मेजर इनकम सोर्स आया था एकदम। तो ये मेरा कैरियर का स्टार्ट था। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब एक्चुअली लर्निंग जो पॉइंट्स वो मैं नोट कर रहा था वो ये हैं कि इट टुक यू अराउंड 4 years यस, कि आप करियर में स्टैब्लिश ऑन हो। ऑफ। अच्छा, मतलब इसमें हम देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी ना गिव अप कर देते हैं, एकदम फैसिनेट होते हैं, आते हैं फील्ड की तरफ और एकदम उनको पता लगता है नहीं यार ये तो टाइम देना पड़ेगा, ये तो पूरा कारोबार है, बिजनेस है, तो भाग जाते हैं। असल में इसमें मैंने ये देखा है कि ना लोगों को काउंसलिंग नहीं की गई, उनके माइंड में इमेज बना दिया गया है कि ये जो ऑनलाइन इनकम है ना, ये कभी भी की जा सकती है, किसी भी टाइम की जा सकती है, और कोई और भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। और बस आप बैठेंगे और कोई आपको जो है ना 1-2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना बनाएगा और उसका पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। उस चीज को मैं यही कहता हूँ कि वो उसको ऐसे कंपेयर नहीं करते, इसको ये नहीं समझते, पर जिस तरह और फील्ड्स हैं जिसमें आपने टाइम देना होता है, टाइम टू टाइम एक्सेल करते हैं, ये वैसी ही फील्ड है। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ऑफलाइन आप कारोबार की हाँ, मिसाल दे लें, आप कोई बिल्कुल रेडी बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल। कोई आप दुकान बनाए, कोई भी इस तरह का ढाबा लगा लें, ऐसे ही ऐसे ही है। उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें भी आपके फेलियर के चांसेस होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हम अक्सर डिस्कस बच्चे करते हैं ना कि सक्सेस रेट क्या होता है और बच्चे कितने % सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरी एक स्टडी नज़र से गुजरी कि दुनिया में, बल्कि यूएस में 90% जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने ऑपरेशंस के विद इन 5 years ख़त्म हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल। और वही शरह जो पाकिस्तान में है, वही 90% नाकाम होते हैं विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर ऑपरेशंस। ये भी है। और फिर आप ऑफलाइन की बात कर लें अगर, हाँ, मतलब अगर हम गिने उंगलियों पे कि हमारे आसपास कितने रेस्टोरेंट हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हाँ, जॉब नहीं है। बिल्कुल, और कितने हैं जो कि पिछले साल आए हैं और आज एग्जिस्ट करते हैं, तो वही फिगर रहेगी उसकी भी, एग्जैक्टली। 10% ही। तो ये नॉर्मल कंपैरिजन में तकरीबन 19-20 वही होता है। हाँ, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि कंपैरेटिव टू अदर बिजनेस जो है वो आप कम टाइम में जब आप चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं, लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास कम रिसोर्सेज में आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अमर, इसमें आपकी भी टेक लेना चाहेंगे कि व्हाट मतलब केप्ट यू गोइंग। मैं ना, एक एक चीज़ है जो आजकल चेंज हो चुकी है। आजकल ऑनलाइन, अब जो फील्ड की बात आती है ना, पैसा लोगों को नज़र आता है, वालदैन को नज़र आता है। आजकल अगर लोग अपने वालदैन खुद अपने बच्चों को लेके आते हैं हमारे पास, दूसरों के हाँ, पास, आप हाँ, सिखाएं। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम वालदैन रोकते थे, हाँ। इट वाज कंसीडर्ड स्कैम, अब तो टोटली ये है ना कि स्कैम। हमसाए के अब मतलब ना घर एक के बाहर गाड़ी एग्जांपल्स खड़ी बहुत होती ज्यादा है। है। हम्म, तो उस टाइम ना एक इशू मेजर जो मेरे ख्याल से था, जो मेरे साथ के लोगों ने फेस किया और जो मैंने खुद फेस किया, वो मैंने आपको कहा ना, मैंने मजबूरन ब्राइट स्टूडेंट था। उसकी रीजन ये थी कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि अगर आपने फ्री एडमिशन ना लिया एफएससी में, तो मैं ये इंटरनेट कटवा दूंगा और कभी नहीं यूज करना दूंगा। ओके। तो मैंने कहा कि भाई अब जो भी हो अच्छा, जाए, अगर नहीं मैं, ये बताएं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी लोगों के लिए कि क्या हुआ मतलब। अच्छा वो 2015-16 की बात है, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर टाइम मैं कोशिश करता था कि मैं स्टडीज़ में भी टॉप 10 में रहूं क्लास में, और उधर से मैं अपना साथ साथ ना थोड़ा बहुत पैसे बनाऊं। मुझे शौक था कि लाइक मैं खुद का कुछ काम करूं, और एड्स एंड सेलिंग भी कर रहा था मैं साथ में।
एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइप करता था, जिसमें लाइक ये बेसिक स्टफ, अगर किसी को जैसे एडसेंस अकाउंट अप्रूव कराना है, फिर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन आई थी, 4000 सब्सक्राइब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम था आई थिंक। तो इसकी मोनेटाइजेशन में हेल्प करना, और मैं इन चीज़ों मोनेटाइजेशन में बेसिकली लोगों को हेल्प करता था। उनको चाहिए वॉच टाइम चाहिए, मैं कहता था आप इस तरह की वीडियो बना लें, ये इस तरह, तो उसके चार्ज करता था। एडसेंस सेलिंग में भी मैं बहुत ज़्यादा इन था, खासतौर पे एडसेंस रीसेलिंग के अंदर। तो उसमें ना काफ़ी सारा आपका स्टडी इफेक्ट होती है। जाहिर सी बात है, आप एट अ टाइम एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, दो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेके जा सकते। तो मेरे ग्रेड्स गिर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि भाई आपने एफएससी करनी है, क्योंकि प्रेशर था उधर से। मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मेरे बायो में एफएससी में, क्योंकि मैट्रिक में मैं बायो रखी थी, साइंस में बायो, और उसमें नंबर अच्छे आ गए, पता नहीं कैसे, लेकिन अच्छे नंबर आ गए। 9th में मेरे अराउंड 484 नंबर थे आउट ऑफ 505। तो उसके बाद उन्होंने घर वालों ने कहा ये बच्चा अच्छा है, तो हमने इसको डॉक्टर बनाना है। उस टाइम एक डॉक्टर की ये फिजा थी, और ऑनलाइन स्कैम था सब कुछ। ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की। फिर 17 में मैंने प्री मेडिकल चूज कर लिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे ऑनलाइन का मसला नहीं है, तो मैं कर जाऊंगा। तो घर वालों ने, मुझे अबू ने खास तौर पे ये कहा कि अगर आपने कंटिन्यू करना है इस फील्ड के अंदर, तो आपने अपने बलबूते पे करना है। या तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे, अगर आपने किसी प्राइवेट में पढ़ना है तो आपको खुद ही मेहनत करके इतने मार्क्स सिक्योर करने होंगे कि आप फ्री पढ़ सको, स्कॉलरशिप मतलब। तो उस टाइम मैं जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में था, उन्हीं का ही कॉलेज था। 95% की रिक्वायरमेंट, 95% नंबर होने चाहिए आपके मैट्रिक के बोर्ड के अंदर। तो वो मैंने अचीव किए, फिर फ्री एडमिशन हुआ उसके अंदर। तो फिर मैंने ये साथ साथ, फिर मुझे एक मतलब बूस्ट मिल गया कि अगर मैंने ये कर लिया वालिद तो साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बहाल हो गया। हाँ, तो फिर वो, फिर नहीं, वालिद साहब का कॉन्फिडेंस चीज से बहाल नहीं हुआ, उनका पैसों से ही हुआ है। वो क्लियर कट बात है। वो सारे मेरे ख्याल से सबका यही होता है। उनका कसूर नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। True, वो true. चाहते हैं कि एक्सपोजर का वो चाहते हैं कि जो चीज अगर हमने नहीं इंजॉय की लाइफ में, अगर पैसा नहीं मिला, या हमने तालीम उस तरह अगर हम अच्छा असगर, हम तो दोनों तो है ना हम्म, प्योर देहाती पेंट हो, आप माशाल्लाह थोड़े से, हम्म, हमारे इलाके लिहाज देखा जाए तो वो बर्गर एलिमेंट आता है, हम्म। तो आपका प्रेशर था तालीम का, डेफिनेटली होगा। अम, और आपने इस फील्ड में आने से पहले भी कुछ किया, वो बताएं क्या करते थे आप? मैंने काफी कुछ किया। अब मैं आपको बता रहा था स्टार्ट में कि मैंने जब सुबह को जो है वो मैं जॉब करता था, एक टेलीकॉम कंपनी थी, वहां सिमें बेचा करते थे हमारे सेल्समैन। और दोपहर को जो है वो एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी हम 3 दोस्तों ने बना रखी थी। हम बेसिकली टीवी सिटकॉम्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करके, डायरेक्ट करके, और उसको चैनल्स को सेल किया करते थे। एक्ट भी करते थे? कोशिश कर ले, जब कोई नहीं मिलता तो एक्ट भी कर लेते थे, म्यूजिक वीडियोस और जो भी एक बेसिक लेवल पे होता था। चले, ये भी आज अपने इनसे उलवा लिया कि ये एक्टर भी रहे। ये बेसिकली जो टीवी प्रोडक्शन या वीडियोस का जो कीड़ा है ना, वो वहां से चला हुआ है, जो कि वहाँ बेसिक चीजें हैं तो वो और उसमें आज नजर आती यूट्यूब में ऑब्वियसली है। बिल्कुल उसका फायदा मिलता है। अच्छा वो था, फिर इवनिंग में जो है मेरा मास्टर्स चल रहा होता था, तो काफी सारी चीजें जो है ना साथ साथ चल रही होती थी। तो उसमें अल्टीमेटली आपको एक चीज सेलेक्ट करनी थी जो कि ये फील्ड निकली, और उसको जो है कंटिन्यू किया, और फिर आप जैसे लोग भी मिले, हमने साथ सफर भी तय किया, सारा कुछ। अमार बात कर रहे थे कि जी बड़े ब्राइट स्टूडेंट थे। अच्छा आपने भी नोट किया होगा, जो फील्ड में होते हैं ना, तो ये हो गए, आप हो गए शुरू में, आप तो खैर आप तो मशहूर आदमी हो गए, तो लोग आते हैं जी ये लैपटॉप खराब हो गया है, ठीक कर दो, विंडोज ठीक कर दो, ये कर दो, इस ये भी तरह। आते हैं, आप कहते हैं हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया है, बिल्कुल। हमें वो ईमेल मिली है कि 6 लाख पाउंड हमने विन कर लिया है, तो उसका क्या करें? वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स आ गई। हाँ। अच्छा फिर ना आपके पास बच्चा लेके आएंगे, देखिए जी ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसको चला दो। अब इससे यहाँ पर 2 एंगल निकलते हैं। एक तो ये कि वो आपकी फील्ड को लेट डाउन कर रहे हैं कि कोई भी आके जो ना वो यहाँ से कुछ कर सकता है इस चीज से, बल्कि मैं भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। आपको ना परसों का एक वाक्य बताऊं। परसों मैं संडे वाले दिन, मतलब मैं फैमिली की गैदरिंग करता हूँ, बहन भाइयों को बुलाता हूँ, तो मकसद होता है कि पूरा हमारा स्केड्यूल पूरा टाइट होता है, तो थोड़ा गेट टुगेदर हो जाए। तो मेरे कज़न आया हुआ, तो कहते हैं यार एक फलाना इलाके का बंदा है, तो वो मिलना चाहता है आपसे। मेरे काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है। लोग आते हैं, डेफिनेटली प्यार करते हैं, उम्मीद से आते हैं। अच्छा खैर, मैंने कहा चलो उसको बुला लो ना। अब वो कहते हैं बेटे के साथ आ रहा है, तो वो आया, हम बैठे, पानी शानी पिया था। मैंने कहा आपके बेटे की क्वालिफिकेशन क्या है? तो कहता है मुझे शक पड़ता है कि मैट्रिक किया हुआ है मेरे बच्चे ने। अच्छा मैंने कहा मैट्रिक किया हुआ है तो इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दैट थोड़ा इसमें होता है, तो आप इसको ना थोड़ा तालीम दिलवाएं। तो इतने में वो बच्चा बोला
कि अभी ना मेरी मिडल चल रही है अच्छा मतलब मिडल से भागा हुआ हूँ। अच्छा। तो अच्छा, इस सब के बावजूद अब वो साहब इसरार कर रहे थे नहीं कि ये बच्चा जो आपको देना है। मुझे याद आ गया हमारे बचपन में ना, आपको भी याद होगा कि जब कोई इस तरह का नालायक बच्चा होता था ना, मैट्रिक के बाद खास तौर पे, तो किसी को हम वो डाल देते थे पंक्चर वाली वर्कशॉप काम सीखना, किसी को वर्कशॉप में, किसी को हेयर ड्रेसर के पास, नाई के पास, कि डराने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर नहीं पढ़ोगे सप्ली आई तो वहां बिठा वहाँ देंगे। बिठा देंगे। और बिठाते भी थे एक्चुअली हमारे यहाँ। तो मैंने कहा देखो यार, हमारे फील्ड को अब लोगों ने ना इस तरह का ले लिया हुआ है बिल्कुल कि जो बंदा कहीं नहीं चल रहा उसको आप कह देते हैं यार इसको संभालो और इसको देखो। बिल्कुल तो खैर उसकी ये वजह भी है, सक्सेस स्टोरीज इतनी ज्यादा वो हाईलाइट होती हैं ऐसे ही है। तो लोग उनके जो बैकग्राउंड है, जो जर्नी है, वो नहीं देखते। बिल्कुल अब आज का मार्क लोग देखते हैं 2015 से 2019। जस्ट इमेजिन के 4 साल आप, मैं ये समझता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो वो अलग बहस है। 4 साल आपका बिलीव कायम रहा बिल्कुल कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही है। इट विल वर्क। और हमारे टाइम पे भी असुर भाई यही था ऐसे ही है। कि मतलब मुझे अभी मैगी मेरा क्लास फेलो है ना, तो ये लोग मतलब मेरी पहली वेबसाइट जो .com में थी ना, उससे पहले ब्लॉग स्पॉट होते थे, वो थी पीके फंडा, जिन्होंने मेरा नाम रख दिया था पीके फंडा। मतलब टीचर्स कहते थे यार ये बंदा जो है ना ये क्या करता है यार, अजीब लगा रहता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है जो हमें नहीं आते होते। तो ऑलवेज मतलब कंसिस्टेंसी जो है ना, और ये बिलीफ और ये देखिए मैं स्पार्क, जब कंटेंट क्रिएट करता था, कैमरा ऑन किया और किसी को कहा जी हाँ जी इन्होंने इतने पैसे कमाए और अच्छा ये करते हैं वो करते हैं, अब वो क्या 2-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो है, अब वो मोटिवेट हो गया। अब जब पॉडकास्ट बनाने का मतलब ये था कि टाइम ज्यादा होगा, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेन यही होता है हाँ कि देखो पूरी स्टोरी यार है हाँ सामने। ये है तुम्हारे जैसा ही, पर इसकी पाथ देखो, रास्ता देखो, इसका होगा तुम्हारे जैसा ही पर इसने कुछ किया है, उसमें से गुजरा है, पाइप में से, वो तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब एंड ऑफ द डे 2 एंगल्स है ना, कि एक तो उसकी जर्नी से सीखो और अल्टीमेटली उसने कुछ किया आप भी कर लोगे, पर वो जल्दी वाला एलिमेंट नहीं है कुछ भी, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, रास्ते बनाने पड़ेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, और अगर कोई शॉर्टकट है भी सही तो कुछ दिनों से ज्यादा का नहीं है। हाँ एग्जैक्टली मतलब हमने भी ये लर्न किया ना अब आके कि लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं। वो इंग्लिश के प्रोवर्ब है ना, इस तरह कहते हैं कि इफ यू मोटिवेट एन इडियट यू नाउ हैव मोटिवेटेड इडियट। तो ऑब्वियसली हम IQ एंड ऑल दैट, ये पूरा बैकग्राउंड है लंबा चौड़ा। मैं ना इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से बंदे को ना खुद आइडिया होता है कि ये फील्ड उसके लिए अच्छी है या नहीं है। अब मैंने ना अपने उस टाइम बैठ के एनालिसिस किया कि अगर मेरे साथ के जो बच्चे पढ़ रहे थे, यार सेल्फ एनालिसिस के काबिल होना भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। एग्जैक्टली पाकिस्तानी हमारी जो अवाम है ना, IQ बहुत डाउन है। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो हमारी टीचर ने हमसे पूछा कि बताओ जी सब IT में क्यों एडमिशन लिया। बिलीव मी और नॉट, मतलब मेरे अभी क्लास फेलोज का आपसे इंटरेक्शन है, एक बंदे के अलावा सबका आंसर था कि कहीं और एडमिशन नहीं मिला। बिल्कुल कोई कहता है जी हमारा मेरिट नहीं बनता था, कोई कहता था यहाँ पे मेरिट बन रहा था बाकी, इसलिए अकेला मैं था जो मैं कहता IT करने आया हूँ मैं। शौक था। फिर मैं जब रोजगार में पढ़ाता था तो वहाँ पे शर्त है ना कि मास्टर्स किया हो तब आप आ सकते हैं। कोई कर रहा है जी MS केमिस्ट्री, कोई MPhil स्टैटिस्टिक्स, कोई फिजिक्स। मैं हैरान यार, इतना पढ़ लेते हैं फिर MS करने तक पहुंचे। अच्छा मैं पूछता क्यों, कहते हैं और कोई काम ही नहीं करने का तो हमने MS कर लिया। ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग आई थिंक। बिल्कुल। इसकी एग्जांपल बड़ी बेसिक सी है कि आप सुबह शाम व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, फेसबुक इस्तेमाल करना है, ऐप इस्तेमाल करना। आज जो आपने करियर बनाना है तो फिर आपको एक और व्हाट्सएप खुद बनाना है, एक और फेसबुक खुद बनाना है। तो इस्तेमाल करने तक बहुत अच्छा होता है। आपके टाइम में किसी ने एडमिशन ले लिया, उसके नया नया फोन आया, नया नया लैपटॉप आया जी, बड़ा मजा आ रहा है काम करने में, चलो IT में एडमिशन लेते हैं। एक चीज को इस्तेमाल करने में और उसको एज अ करियर बनाने में एग्जैक्टली बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और प्रैक्टिकल वही है ना, किताब पढ़ते हुए नींद इसलिए आ जाती है कि भाई वो चीज डिफरेंट है, तो ये भी पढ़ना है। और मैं इसमें ये कहता हूँ, कामयाबी आपको जो पहला डॉलर होता है ना, वो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। वो आप जितनी जल्दी बना लें तो फिर आप ट्रैक पे चढ़ते हैं। आप जितना वो डिले करेंगे ना, जितना डिले आता है तो उसमें भी ड्रॉप होते जाते हैं, क्योंकि वो क्रैक हो जाता है ना, एक चीज आपके पास एक पाथ बन जाता है। अच्छा अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने टाइम एक नया बंदा है बिल्कुल कोरा कागज
वो इस फील्ड में आता है, ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में, तो कितना एक टाइम उसको देना चाहिए, वेट करना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर $1 भी नहीं बना तो फिर भी लगा रहे? देखें, आपका एक्सपोजर डीलिंग का टाइप ऑफ ऑडियंस में बहुत ज़्यादा है, और हम हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे की केस डिफरेंट है, उसकी मजबूरियाँ डिफरेंट है। मैंने जहाँ तक देखा है ना, जो लोग कामयाब होते हैं, जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना, तो फिर उनकी सक्सेस रेशो कई गुना ज़्यादा होती वाह, है। खूबसूरत जब बात है। आपका किचन चल रहा होता है ना, जब आपको पता है अब्बा जी भाई नहीं भी होगा यार, पैसे तो आएंगे, डटेगा तो लोड तो मिल ही जाएगा, जब वो ऑप्शन होती है ना, तो वहां वो जो आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होता है ना, वो नहीं हो पाता। तो अब जिस तरह इनके केस में था, वो बंदूक रखी हुई थी कि भाई करो, तो कर मार्क्स रहे थे। लेने हैं। तो माँ बाप अपनी जगह ठीक सोच रहे होते हैं। वो जाकिर खान की लाइन है ना, वो कहते हैं जी माँ बाप सबके अच्छे होते हैं, बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ, तो एग्जैक्टली। बस वही वाली लाइन है कि वो गरीब नहीं देखना चाहते। और अगर आप कहें कि जी कितना टाइम लगता है, ऑन एवरेज सिनेरियो आपका डिपेंड करेगा। और जो आईक्यू की आपने बात की ना, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना, कि आप उसको गूगल एडसेंस से, इन्होंने बताया पैसे बनते हैं, आप बैठ के जी एडसेंस से पैसे भाई क्यों बनाने हैं, हाँ, क्या वेबसाइट प्रोसेस बनेगी, क्या वो है? वेबसाइट क्यों बनेगी, वो आपने सिलेक्शन करनी है, वो टॉपिक क्या होगा, कैसे होगा। सिर्फ ये कर रहे हैं जी आप बता दें क्या होगा, हालांकि उस चीज को सीख के उस प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे, तो फिर आप जो है वो आगे निकल सकेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था ना सेल्फ एनालिसिस की। मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया। मैंने अपने दोस्त, जाहिर बात है बंदा कंपेयर करता है अपने दोस्तों के साथ जो उस टाइम क्लास में रहा, तो मैंने ये नोटिस किया कि अक्सर जो हैं या तो वो किसी डॉक्टर के बेटे हैं इसलिए वो प्री मेडिकल कर रहे हैं और आगे डॉक्टर हाँ, बनेंगे, हाँ। या कुछ उनमें लैंडलॉर्ड के बेटे हैं, क्योंकि हमारे साउथ पंजाब में इस एरिया में मोस्टली। मैंने ये किया कि देखा कि मेरे पास कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है, ना तो मैं किसी लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ, और जो एक ज़मीन है वो भी 7 भाइयों में तकसीम होनी है, अबू वगैरह कुछ 7 नहीं भाई हैं, बचेगा। ना कुछ नहीं बचेगा। तो और कोई वो डॉक्टर भी नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा सच नहीं मिलेगा कि यार मैं हॉस्पिटल में या किसी जगह पे लग जाऊं। तो उनका बेसिकली बिजनेस है, जो उनका बिजनेस है उस बिजनेस में मैं नहीं आ सकता, वो बेवरेजेस वगैरह का, ड्रिंक करना वगैरह, तो उसमें मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। मैंने कहा कि मेरे पास एक ही एडवांटेज है कि मैं, अनफेयर एडवांटेज जो मैं हासिल कर सकता हूँ वो ये है कि मैं मेहनत करूँ। हम्म। ठीक है, तो फिर वही बात जैसे इन्होंने की ना, आपके पास एक जब ऑप्शन होता है तो आप उस पर लग के काम करते हो। फिर मैंने ये डिसाइड किया, ये ऑनलाइन फील्ड है, इसे करना है और लग के करना है। तो वो मेन चीज़ थी जिसके बाद मैंने प्रॉपर सक्सेस हासिल की। अच्छा, तो आगे चलते हैं। मतलब आपने एसईओ को या ऑनलाइन, आप तो बहुत सारे काम माशाल्लाह, आप कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, जी। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, आपके बहुत सारे ब्रांड्स पैनल पे हैं। आपने ऑनलाइन करियर को एज अ, ऑनलाइन मतलब ये पूरा जो जर्नी है इसको एज अ करियर लेने का कब डिसाइड किया कि नहीं यार यही करना है अब सारी जिंदगी? देखें, मैं जरा कामचोर सुस्त आदमी हूँ तो वो क्या होता था कि पब्लिक डीलिंग, मैंने जितनी अपनी आपको बताया जॉब भी की और सब कुछ की ना, वहाँ लोगों की जो मिस कमिटमेंट थी ना, उससे मैं दूर भागता था। मतलब वो कहते हैं ना, किसी को उधार दे दो तो फिर 100 बहाने दे बताने पड़ते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए। तो ये कि मुझे पैसे क्यों जरूरत है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बेसिकली वो डीलिंग, पब्लिक डीलिंग, लोगों से बात करना, वो पैसों का डिले होना, वो वो मुझे नहीं फैसिनेट करता था। मैं कहता मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे आने चाहिए, ये कहाँ से आ गया, ये एक अलग दुनिया है, इसको भी टैकल करना है, इसके लिए एक अलग स्किल चाहिए ना एग्जैक्टली, आपको। पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए, एग्जैक्टली हाँ। ये पाकिस्तान में पब्लिक डीलिंग के लिए भी एक हाँ पूरी मतलब ये साइंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब मैं यहाँ काम करता था, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं, आपको उसके पैसे आ रहे हैं। तो अगर किसी से बात भी करनी है तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दरमियान में है, वो आपको सिक्योर कर रहा है और आपकी ट्रेड कंप्लीट हो रही है। आपके सराउंडिंग होते हैं ना, दोस्त यार होते हैं, वहां से आपको पता आज ये हो गया, आज उसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया। तो उस चीज को, बल्कि मैं यहाँ मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर जो लोग इसको इसलिए इजी मनी के लिए आ रहे हैं, तो उनको एक्सपोजर लेना चाहिए कि आपको जॉब करनी चाहिए। वहां से आपको पता लगता है कि बॉस मुझे ट्रीट कैसे करता है। कल को आपने टीम बनानी है, आपने लोगों से काम करना, चाहे ऑनलाइन ही कराना है, तो आपको पता होगा लोगों से कैसे डील करना है, वो एक्सपोजर आपको मिलता है। फिर उसको, एक तो ये वजह थी कि जी यहाँ से जो है ना वो आपका फ्लो ठीक हो जाता है, आपको समझ आ गई भाई ये करना है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से। फिर दूसरा फैक्टर आपकी इनकम का है कि आप ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा बनाना चाहते हैं, आप प्लान करते हैं और वो आप अचीव भी कर लेते हैं एज कम्पेयर टू किसी और बिजनेस के। वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं कि आपका कोई बिजनेस है, कोई पॉलिटिकल हालात या मुल्क के हालात ऐसे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से। तो यहाँ जो है ना ऑनलाइन में किसी हद तक आप कह सकते हैं चीजें आपके कंट्रोल में होती है और आप
एक्सेल कर और सकते हैं। डॉलराइज कर रहे हैं आप इनको। एग्जैक्टली डॉलर तो है ही है ना, वो तो फिर आपको सिक्योर कर ही रहा है एक तरह से कि आपकी इनकम जो है ना, तो ये मेजर जो है ना वो मेरी वजूहत थी। ओके, तो डिस्कशन में इतना मजा आ रहा है कि हम असल पॉइंट की तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस करते हैं। एसईओ इन 2024, एसईओ इन क्योंकि 2024। आप देखते आ रहे हैं ना स्टार्ट से, कमेंटिंग से लेकर कंटेंट बम्बारमेंट से लेकर हाँ और अब एआई तक। देखिए, ज्यादा परेशानी ना लोगों को एआई की है कि कितना अफेक्ट करेगा, पर बेसिकली एसईओ को समझने की जरूरत ये है कि अ, मैं अगर इसको कंपैरिजन करूं, जरा थोड़ी सी बात लंबी होगी, वो जरूरी इसलिए है कि मैं ये कहता हूं कि जब आप ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, उसको रैंक कर रहे हैं, चाहे वो एफिलिएट ब्लॉग कर रहे हैं, गूगल एडसेंस से बना रहे हैं, इसको आपने एज अ ट्रायल लेके चलना है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कम्युनिटी है ना, ये जब अपनी जिंदगी इसी पे ही बना लेगी कि मैंने ब्लॉग ही बनाना सारी जिंदगी, और सारी जिंदगी जो है ना वो अपडेट तो नहीं आ जाएगी, अफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, जल्दी जल्दी कम पैसों में बेच दो, डाउन होगी तो आप खरीदार ढूंढ रहे हैं भाई बेच दो। ये आपका ट्रायल है, ये आपका ट्रायल है, और आपको ये समझाता है कि वेबसाइट क्या होती है, कंटेंट क्या होना चाहिए, एसईओ क्या होती है, गूगल कैसे काम करता है, रैंकिंग क्या होती है, टॉप 10 पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपका ट्रायल है। जब आप इसमें ग्रिप हासिल कर लो, अब आपको जाना है, काम करना है कंपनीज के लिए, और कंपनीज के लिए, और कंपनीज भी ये चाहती है कि हम हाईली रैंक को, हमारे पास बिजनेस तब आएगा। और आप यकीन जाने, अगर आप अपने ब्लॉग को रैंक करने में 100% देते हैं तो कंपनी को रैंक करने में 20 से 30% से ज्यादा की जरूरत नहीं होती। ट्रू, बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ब्रांड है, उसकी एसईओ आसान होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बहुत टफ वो काटा होता है, हाँ। उसकी वजह से वो आपको आसान लग रही है। आसान लग रहा पैसा भी उनका रिस्क पे होता है ना, अपना थोड़ी ऐसे ही है। अब इसके ऑपोजिट जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक एजेंसी की कॉल आती है मुझे कि जी ये एक प्रोजेक्ट है, ये रैंक नहीं हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, एजेंसी रैंक अब चला रहे हैं आप, रैंक नहीं होता। मैंने कहा ये ऐसे रैंक होगा भी नहीं, जो उसने मुझे प्रोसेस बताए। मैंने कहा अगर नहीं रैंक होता तुम करते क्या हो? उसने कहा इसको छोड़ के क्लाइंट को पकड़ लेते हैं। है। सही है। अब देखिए ये एक सोच है। अब दूसरी मैं जो एंगल बताना चाह रहा हूँ इसमें, कि जब आपको एक ट्रैक पता लग गया सारा प्रोसेस का, अब जो कंपनी आपके पास आई, वो कहीं से भी आप लाए, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू लाए, फेसबुक से लाए, इंस्टाग्राम से लाए, कहीं से भी बिजनेस को टच किया आपने कि मैं आपके बिजनेस को टॉप 10 पोजीशन में, टॉप 3 पोजीशन में लेके आऊंगा, और अब आप लेके आ गए। लेट सपोज वो आपको 200, 300, 500, $1000 पर मंथ पे कर रहा था। जब आप उसको वहां लेकर आए तो आपने उसकी वो कॉस्ट बचा दी जो कि उसने पेड एड्स चला कर ली, उसके लिए आपको टाइम लगा। अब जब आपने वहां पहुंचा दिया उसको, अब आपकी वो मजबूरी बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप उसकी मजबूरी बन गए। एग्जैक्टली ऐसी हाँ। है। और जब मजबूरी बन गया तो फिर आपने क्या करना है कि अब उसको तैयार करना है, कन्विंस करना है, जो कि हो भी जाएगा पार्टनरशिप पे। ओके। अब हुआ क्या कि लोकल एसईओ आपने करनी थी, उसके लिए आपने 30% देना था। अब इस तरह से 2, 4, 5 बिजनेस जो है वो अपने पाइपलाइन में रखे, उनके साथ पार्टनरशिप्स करते जाए, और वहां से जब पार्टनरशिप होगी ना, वो अगर आप उसको कोई रोज की 10 जॉब विन करा के दे रहे हैं, और 10 जॉब में अगर आपको 50%, 30%, 40%, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% पे लोग तैयार हो जाते हैं इस चीज पे, तो आपके रोज का $200-300 बन रहा है, और वो इंतहाई सिक्योर मॉडल है। और जब आप उसमें जाते हैं तो फिर उसकी कॉपीज बनाना शुरू करते हैं, और क्योंकि एक प्रॉपर बिजनेस और एक ब्लॉग चलाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पाथ मैं समझता हूँ कि ये पाथ होना चाहिए लोगों का, बजाय ये कि ब्लॉग के अंदर आपने उससे बाहर निकलना है, कंपनीज ढूंढनी है, नहीं मिल रही तो आप जाकर जो है ना वो ऐसी चीज के साथ पार्टनरशिप करें। नहीं करना चाहते, अपनी कंपनी बना लें। अपनी कंपनी इसलिए नहीं मैं रिकमेंड करता क्योंकि उसको ऑलरेडी उस बिजनेस का एक्सपोजर है, वो एक अलग बहस हो जाएगी कि आप क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये बेसिकली रोड मैप है। जिस दिन डेनिस से बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहा था कि हमारे यहाँ लोग जाते हैं डायरेक्टली कंपनीज के पास कि यार प्रोजेक्ट दे दो, प्रोजेक्ट दे दो। वो कहते हैं पहले उन्हें वैल्यू दो, एग्जैक्टली उन्हें पता चलेगा यार तुम्हारे अंदर है क्या, देन आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, देन अल्टीमेटली आप ट्रस्ट वर्दी बनते हो, जिसकी बेस पे वो आपको आपके साथ पार्टनरशिप पे वो जो भी करते हैं। पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस है ना, कि आप कहते हाँ। हैं मैंने मुझे काम नहीं आ रहा। अच्छा, अब बड़ी आपने कुछ हाँ दिखाया बड़ी तो आएगा। इंटरेस्टिंग उसने हाँ। बताया ना एक वाकया कि वो कहता है एक प्लम्बर था जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे। कहता है वो मेरे टारगेट में तो था, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं कि यार तू मेरा क्लाइंट बन जा या जो भी। कहता है वो मुझे मिला एक कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उसे कहा कि भाई मैं तुझे बुक लिख के देता हूँ, जिसका मैं को ऑथर बन गया। तो उसे लगा कि यार ये मुझे डेनिस जो है मुझे वैल्यू दे रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो
उसकी बेस पे अल्टीमेटली उसने मुझे ऑन बोर्ड लिया। अब उसके सर्कल में जितने प्लम्बर थे सारे मेरे पास आ गए क्लाइंट बन के। बिल्कुल अब इमेजिन करें कि यूएस के प्लम्बर आ जाएं और कितना हैवी, और $3500 कहते पर मंथ नॉर्मली चार्ज करते हैं एक बंदे को। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मैं कहता हूँ ना कि ये अपने आप को जाया नहीं कर रहे। अब यहाँ गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप है जी, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप आपस में पार्टनरशिप्स करें। आपका एक्सपोजर नहीं है ना, जब वो एक दो साइकिल बनेगा आई और लग जाएगा, जरी बात है, आप एक बैक एंड पे होंगे, बैक फुट पे होंगे, तो उसके लिए स्टेप लेना ज्यादा जरूरी है। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट एसईओ इन 2024। एसईओ जी बड़ी हर क्या चीज बदलने वाला है, क्या बदल चुका है, क्या समझते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे ट्रेडिशनल ज्यादा एसईओ वर्क करेगी, क्या क्या चलेगा? इसमें जो मेरी नज़र में चीज़ें हैं ना, वो ये है कि आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, आप किसी बिजनेस पे लेके आ रहे हैं, वहाँ पर यूआई ज़्यादा मैटर करेगा कि आप उसे कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट है, नहीं है, रैंक है, गूगल अपडेट है, जो ड्वेल टाइम निकाल दिया ना गूगल ने, वो इन सारे के अब्बा जी हैं कि बंदा आ गया, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी बेस पे रैंकिंग हो रही है। हर बंदे को चांस मिलेगा, और हम ये कंसीडर करते हैं कि हर नीच जो है वो डिफरेंट होती है। हमें हर नीच का मतलब ये है कि अगर आप कोई नॉन सीरियस नीच पे काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑडियंस ज्यादा है, इसलिए आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलती है ना। जब किसी सीरियस नीच पे जाते हैं तो वो ऑडियंस कम है। उस चीजों का उनको माइंड सेट बनाना कि जी माइंड सेट क्या है, वो कहते हैं ना गूगल में लाना आसान है, उसके बाद उसको मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल है। वो इन सारे फैक्टर पे, ड्यूअल टाइप पे डिपेंड करेगा। एआई को इस्तेमाल करेंगे, और देखें हर चीज हमारी ऑटोमेट हो रही है, तो गूगल कैसे निगलेक्ट कर सकता है या क्यों नहीं वेटेज दे रहा है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। आपने अपनी क्रिएटिविटी उसको दिखानी है कि पहली 2 लाइंस में पावर होंगी तो आपकी वेबसाइट एक्चुअली हम मतलब हेल्प ही कर रहे हैं ना गूगल की। लोग समझते हैं कि गूगल हमें फेवर कर रहे हैं, हम भी गूगल को फेवर ही दे रहे हैं कि बिल्कुल उसके यूजर्स की जो इंटेंट को मीट करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। जी अमर, आप मेरा ना का क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा थोड़ा सा ना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ओके, मेरे ख्याल से गूगल खुद श्योर नहीं है, इस वजह से गूगल ना टेस्ट रन करता है वो टेस्ट डिपेंड करते हैं बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के ऊपर। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं वीडियो यूट्यूब की देखना ज़्यादा पसंद करूँगा उस सर्च टर्म के रिलेटेड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं ब्लॉग देखना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं एआई से जवाब मांगना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं यूज़र का एक्सपीरियंस किसी ह्यूमन को ही चाहता हूँ मैं। राइट। तो मेरा जो ख्याल है, गूगल ने ये चीज़ें टेस्ट आउट करा है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली गूगल ने एक अपडेट दी थी जो कि सिर्फ दिसंबर के लिए थी, जिसमें ये था कि आप कोई भी क्यूरी लिखें, यूएस में थी, और आपको वो जनरेटिव रिस्पॉन्स दे देता था ऊपर ही। उसको उसने टेस्ट आउट किया है। अब वो हर क्यूरी के लिए टेस्ट आउट हुआ है, लेकिन जो मेरा ख्याल है वो कुछ क्यूरीज में वापस आएगा और कुछ में नहीं आएगा। तो जो सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, जैसे हम अगर देखें अभी 2024 आ रहा है, तो अगर हम बैक एसईओ देखें आ गया, ये अपलोड होने तक आ जाएगा। अगर हम पिछले 5-6 साल पहले देखें तो काफी हद तक एसईओ सेम ही है। उसकी रीजन बहुत सारी चीजें नहीं चेंज हुई, बहुत थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं चेंज हुई, क्योंकि आगे जो जिस चीज के लिए एसईओ की जा रही है वो ह्यूमंस है। ह्यूमंस अपने लिहाज से कोई उनके बेसिक चीजें तो वो वही डिमांड कर रहे हैं। जिसने जो चीज एज अ ब्लॉग पढ़नी है वो ब्लॉग पढ़ेगा, जिसने जो चीज देखनी है, टिप्स देखनी है, टिप्स देखेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा चेंज होने लगा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एआई ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उन चीज़ों में ब्लॉगिंग में भी डेड हो जाए, मे बी उन लोग एआई को ज़्यादा प्रेफर करें। जहाँ ब्लॉग किसी एक ह्यूमन का रिस्पॉन्स चाहिए, कोई एक बिजनेस आपको चाहिए, मतलब आप समझते हैं कि निशेस डिफरेंट कुछ इमर्ज होंगी, कुछ डाई डाउन होंगी। जाएंगे। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से इट विल बी मोर फन, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। और हुआ भी है ऐसे ना। ऐसे है। हमारे चैट जीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये समझ रहे थे कि यार ब्लॉगिंग में जो है ना डाउनफॉल आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें बूम आया है उल्टा। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ नीचेज ऐसी हैं, स्पेसिफिक नीचेज ऐसी हैं जिसमें उल्टा बहुत ज्यादा यूजर बढ़ जाएगा। वो और बढ़ गया है। बढ़ जाएगा। एआई का ना एक थोड़ा सा ट्रेंड था जिसमें हर कोई हर सवाल एआई से पूछ रहा था। अब उनको लग रहा है कि नहीं यार, ये मुझे वापसी किसी ह्यूमन से ही। आप किसी रोबोट पे तो नहीं ट्रस्ट करेंगे वो आपकी हेल्थ के मुतालिक क्या एडवाइस दे रहा है। आप ये देखेंगे ना कोई ब्लॉग हो प्रॉपर या इस तरह का कुछ, तो ये आई थिंक ये, या फिर आप एक किसी भी ट्रैवल गाइड देख रहे हैं
और वो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा है, वहाँ पे एआई क्या बताएगा कि मैंने खाना कैसे टेस्ट किया, वहाँ पे ह्यूमन अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहस भी मुझे लगता है कि वो भी थोड़ी उसके स्टैट्स भी चेंज हुए हैं। मुझे लगता है आप इस बारे में बेहतर बताएंगे कि एक बड़ी बहस होती थी कि वीडियो कंटेंट यूट्यूब वर्सेस ब्लॉगिंग क्या होगा, वीडियोस का दौर है, वीडियोस का ज़माना है। मुझे लगता है वो भी बिल्कुल। उतना इफेक्टिवली या उतने तेजी के साथ वीडियो ने डोमिनेट नहीं किया अगेन वही बात है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना शोर शराबा था। जिसने वीडियो देखनी है वो वीडियो ही सर्च करेगा, वो यूट्यूब में ही जाकर अच्छा, सर्च करेगा। पर्सनली आई प्रेफर रीडिंग इसमें Instead of watching video. लॉजिक इसमें ये है कि आप को कोई भी चीज जाननी है, यूट्यूब का क्या है कि पहले वो बताएगा जी मैं ये हूँ, उसके बाद सब्सक्राइब हाँ, करो, हाँ। उसके बाद वो आपके मतलब की बात चौथे पांचवें मिनट जहाँ भी जाके बताए। 4-5 मिनट ऐसे ही है। आप 2x में सुन ले फिर भी समझ नहीं आती Exactly, क्या ऐसे। कह रहा है। अब उधर आर्टिकल में क्या है, आपको टेबल हाँ, ऑफ jump कंटेंट कर रहे नजर हैं आ आप, रहा है, हाँ। आप फौरन पढ़ते हैं और लोग जानते हैं। HRF कहता है कि जो हमारा उधर से न्यूज़लेटर का जो ऑडियंस है ना, वो वीडियो नहीं देखती, वीडियो वाली इधर न्यूज़लेटर नहीं देखती। हाँ। तो क्या है, वो माइंडसेट ही डिफरेंट है। वो जो हम बात कर रहे हैं जी एआई से पता नहीं क्या हो जाएगा, वो एक कम्युनिटी है, वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। डिपेंड यूजर पे ही कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसे। और साथ इसमें ये है कि मैं कहता हूँ ये गूगल की ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग कैसे है कि मैं लिखता हूँ जी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, मैं पीछे रिसर्च करता हूँ, अपनी वेबसाइट में वर्ल्ड की पॉपुलेशन डाल रहा हूँ, तुमने उठा के ऊपर ही दिखा दिया उसको। अब रिसर्च मेरी है, तुम इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरह जो FAQs है आपके, उधर का जो आंसर है, इवन जनरेटिव एआई देख लें, भाई मेरी वो भी रिसर्च हमारे कंटेंट को प्रोसेस करके उससे Exactly. एडवांटेज ले रहा है। ऐसा ही है। तो क्या है कि वो अब आप इसका फ्यूचर में क्या होगा, यही होगा कि काम हम कर रहे होंगे उधर, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला गूगल ने कि भाई उनका क्या बनेगा उन ब्लॉगर्स का जिसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए तुम्हारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन होगा, इसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा। और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि मैं चाह रहा था कि कुछ ना कुछ 23 में कुछ इसके ऊपर आएगा, पर अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि उनको सिक्योर करने के ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ऐसी नीचेज पे इंसान काम करे जिसमें या तो आप जो यूजर है वो डिमांड कर रहा है किसी बिजनेस को, या वो डिमांड कर रहा है कि आगे मुझे ह्यूमन का रिस्पांस चाहिए, जिसमें कंटेंट फ्रेशनेस इन्वॉल्व हो, कंटेंट फ्रेशनेस इन्वॉल्व हो, जिसमें कुछ ऐसा रिस्पांस इन्वॉल्व हो जो कि कोई टेम्पलेट रिस्पांस नहीं हो सकता, हाँ। जिसमें कोई सिंपल नंबर्स से बढ़कर चीजें, जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है। मतलब हम हिस्ट्री के हाँ, बारे में तो फिर ठीक है, एआई बेहतर बताएगा एआई बेहतर, कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जहाँ कोई चीज खुद से थ्योरी देनी है, कुछ नया उसमें वो करना है, तो वहां पे इसमें मैं अपने 2 सेंट्स दूंगा। मुझे बहुत ज्यादा फोकस जो है ना वो मीटिंग इंटेंट पे आ रहा है गूगल का, डिफरेंट वेज में। बस यूजर की इंटेंट जो है ना वो मीट हो और जल्द अज जल्द मीट हो। उसको जो हम घन चक्कर देते थे कि वहां पे आ जाओ, फिर आगे चले जाओ, नंबर ऑफ पेजेस, ये वो। दूसरा यूआई बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। बिल्कुल। जो हम एक ही थीम को उठा के छापा मार के करते हैं, उसके अगेंस्ट जो वेटेज है वो यूनिक डिज़ाइंस को और बेहतर अंदाज में दिए गए, जिसको हम कंटेंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसको आई थिंक बहुत ज़्यादा वेटेज मिल रही है। बिल्कुल। एंड सेकंड, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र एक्चुअली किस तरह बिहेव कर रहा है। अगर यूज़र आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि आपके साइट में मसले भी है ना, तो गूगल कहता है खैर है। अगर यूजर इंटरेक्ट नहीं कर रहा आपकी वेबसाइट के साथ, उसको चीज पसंद नहीं आ रही, फिर आपने जितनी मर्जी अच्छा कंटेंट लिखा है, जितनी मर्जी आपकी अच्छी स्पीड है, इट वोंट वर्क। इवेंट जनरेट होना चाहिए, जब यूजर आ रहा है तो कुछ ना कुछ करे, वो हाँ, कुछ ना इंटरैक्टिव कुछ हो। हाँ, मतलब जो भी इंटेंट है उस कीवर्ड की, साइट की, उस लिहाज से उसे चीजों को देखना चाहिए, उसको और वेबसाइट्स ना ओपन करनी पड़े सेम क्वेरी पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्या न्यूबी को एसईओ एज अ करियर अब ले सकता है 2024 में? देखिए, अब चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई, मैं समझता हूँ। पर हम अगर पुरानी एसईओ को उठाएं तो बेसिक वही है सब कुछ, बल्कि और ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गई है उसके अंदर, कि लोग जो है वो। अच्छा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन ही फैलाई जाती है ना, अजीब अजीब टर्म्स ला के, बड़े वो गहरे वो एंटिटीज डाल के जो वीडियोस में ना, तो उसको अजीब ही कर देते हैं कि पता नहीं, वो एक न्यू भी समझता है कि मैं कोई लेफ्ट ओवर हूं, मैं तो कुछ चीज ही आगे निकल गई, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्जांपल मैं ये देता हूँ ना कि वो कोई रिसर्च आए और उस पर लिखा हो कि अगर आप अपने अबव द फोल्ड वेबसाइट में रेड और ब्लैक का यूज करेंगे तो आपके कस्टमर का स्टे या आपके यूजर का स्टे 20-30% बढ़ जाएगा। अब ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता,
नहीं कोई नीश ऐसी है कि उसमें नहीं अप्लाई होता, तो फिर आप कैसे उसको ऊपर अप्लाई कर सकते हाँ, मतलब इसमें आप ये एग्जांपल देख लें, हम नॉर्मली बात करते हैं मोबाइल प्राइसेस लेट्स सपोज है, हैं? अगर हम उसको ब्लॉग के तरह लिखेंगे बिल्कुल तो इट वोंट वर्क। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चाहे हमारा कंटेंट जितना मर्जी अच्छा हो, तो उसकी प्रेजेंटेशन भी वैसे ही होनी चाहिए कि वो कंपेयर कर सके डिफरेंट मॉडल्स को, डिफरेंट फोन्स को, और एक प्रेजेंटेबल वे में अच्छे से उसको बताया गया हो। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि एसईओ का साफ करियर 2024 में लिया जा सकता है। यस, बिल्कुल लिया जा सकता है। इशफाक बताएंगे। मेरे ख्याल से अमार ओह सॉरी अम्मा। अमार इशफाक है। अम्मा मेरे ख्याल से अगर आपने एसईओ करनी है ना, आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, हाँ, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है आपको। अच्छा, जो न्यूबी बड़ा रिलक्टेंट होता है ना यार, वो डरा डरा सहमा सहमा। नॉइज बहुत होती है हाँ। इधर उधर की, ये वो चीजें, गूगल की अपडेट्स डरा रही हैं, ये वो, इन सबसे टेंशन नहीं ले, ये उल्टा मेरे ख्याल से हमारी बेहतरी के चीजें लिए रिफाइन होती हैं, रिफाइन रिफाइन होती हैं। ऑप्टिमिस्टिक होके करें। आप स्टार्ट संभाल करें, कोई बहुत छोटे से, आप ये देखें कि आपने शुरू में इसको एज अ बिजनेस नहीं लेना। कह रहे थे कि एज अ ट्रायल लें, आप ब्लॉग ये चीजें सीखें, आपको पता चलेगा एससीआरपी कैसे काम कर रही है, वेबसाइट्स कैसे काम कर रही हैं, कंटेंट कैसे काम करता है, आप लें स्टार्ट, आप फ्रीलांसिंग करें। अच्छा, मैं ना एक पॉइंट में आपके इस चीज के थोड़ा सा हट के हूँ कि आप कह रहे हैं जॉब, मेरे ख्याल से जॉब से बेहतर आप फ्रीलांसिंग कर लें, वहां से आपको जो एक्सपीरियंस, आपको एक्सपोजर जॉब में मिलना है, फ्रीलांसिंग में मिल जाएगा। अच्छा, नहीं, मैं इसमें आपसे थोड़ा कंट्राडिक्ट करूंगा और असवर भाई की बात को सेकंड करूंगा। जॉब एक्चुअली ये नहीं है कि आपको वो पैसे दे रही है, आप टीम में बैठे हैं और फिजिकली बैठे हैं, आपने चाय मंगवानी है, चाय लेट हुई तो आपने इसे कैसे डील करना है, आपने ऑफिस बॉय से कैसे बात करनी है, आपने अपने जो मैनेजर है, सुपीरियर है, उसको कैसे डील, क्योंकि कल को आपने उस पोजीशन में आना है खुद। तो अगर जब आपको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप खुद उस पोजीशन पे बैठ के बेहतर फैसले नहीं ले सकते, आपके पास डेटा नहीं है। वो लर्निंग में, और जैकमा भी बेसिकली यही कहता है, वो तो कहता है भाई स्टार्ट लो और छोटी कंपनी में काम करो, ज्यादा होती है। आपको लर्निंग के लिए ज्यादा चीज लेकिन मिलेगी। मेरे ख्याल से उनके लिए जिन्होंने आगे कॉर्पोरेट जॉब्स करनी है, अगर आपने बिजनेस अपना रन करना है, फ्रीलांसिंग करें, आप स्टार्ट ले सकते हैं, कोई मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं है। अगर आपने एक दफा जॉब कर ली ना, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हाँ, मेरा ये है कि अगर आपने एक दफा जॉब कर ली ना, आपका माइंडसेट खराब हो गया ना कि बिजनेस से हट के जॉब पे आप एक दफा उधर कंफर्ट जोन में एंटर हो गए, हाँ, ये बात, फिर नहीं निकल हाँ, सकते। ये भी है। आप नहीं, वहाँ पे अच्छा, इसमें भी देखो, ये अब फ्यूचर प्लानिंग की भी होती है। मैं अक्सर अली जफर की एग्जांपल देता हूँ। 2003-4 में वो एक ड्रामा किया करता था, कॉलेज जीन्स। तो किसी उसने पूछा कि यार तू सिंगर है, तूने सिंगिंग में अपना करियर बनाना है, तू एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? कह रहे भाई मैं एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने फंड जनरेट करने हैं पहले अपनी पहली एल्बम बनाने के लिए, तो मैं इस मकसद के लिए एक्टिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अगेन वो आपका फिर माइंड सेट है कि आप ये किस पहले से तरीके लेके से, चलना है आपने माइंडसेट, हाँ, कि मैं अगर आप जॉब क्लियर करने जा रहा हो कि हूँ, जॉब क्यों कर रहा हूँ। अगर उधर जितना भी आपको पैसे ज्यादा लगे, नहीं, अब आपका मेन गोल वो है, आपने अपना एज अ ब्लॉगिंग को एज अ बिजनेस लेके जाना है, एसईओ को आप लेके चलना है। यही मसला है, अगर आप एक दफा कंफर्ट जोन में एंटर हो गए ना, फिर आप उस रैट रेस में एंटर हो जाएंगे जिसमें आप जॉब्स ही करते रहेंगे, $1000-2000 पे, फ्रीलांसिंग में स्टक रहेंगे इन चीजों में, $2-3 हज़ार में, फिर आप बिजनेस लेके नहीं चल सकते, 10-15-20 हज़ार डॉलर में। अच्छा, एक $2000 से याद आया कि आप, हमारे बच्चे जो है नॉर्मली फ्रीलांसर स्पेशली $1-2-3 हज़ार के बाद स्टक हो जाते हैं, मतलब ना उन्हें उससे बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं, ना उन्हें उससे आगे बढ़ना आता है, ना वो ज्यादा काम मिल भी जाए मैनेज कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं इसको लास्ट टाइम कुछ दोस्तों से बात हो रही थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप सेशन किया करें, जो लोग बड़ी बड़ी एजेंसीज रन कर रहे हैं उन्हें अब फॉरवर्ड आना चाहिए। सारी हेट भी हम लेते हैं, सारी मोहब्बत भी हम लेते हैं, तो उनको भी अब आगे आना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करनी है, अपने ऑफिस कैसे चलाना है, अपने $1-2 हज़ार को $2 लाख तक कैसे लेके चलना है। इसमें आपकी इनपुट में लेना चाहूंगा। देखिए इसमें जो है ना, सबसे जरूरी चीज ये है कि जब स्टक होने की वजह ये है कि आप जिसको सोल्यूशन दे रहे हैं वो सोल्यूशन एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, एक लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए आप वहां स्टक हो रहे हैं। जो एजेंसी बिल्डिंग है उसकी जरूरत क्यों है, हम पहले बात कर रहे थे कि वो जॉब माइंडसेट जो है, क्योंकि आपने हर डिपार्टमेंट बनाना है, वो डिपार्टमेंट की अलग जरूरत है। फिर हमारे इस फील्ड में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग आते हैं, आप उसको टीम का हिस्सा बना के उसकी जगह लोकेट करते हैं, फ्री होते हैं माइंडसेट, और पर लगता है वो जाके वो गया क्या, हाँ, उसने आके अपना बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली गया। अब वहां क्या है वो एक अलग बहस है। अभी ये है कि अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपने
उसके अंदर सेगमेंट ऐसे बनाने हैं कि वो बंदा एक सर्विस के साथ आए तो फिर वो आपके साथ रहे। इसकी एग्जांपल ये है कि आप वेबसाइट डेवलप करते थे, उसके में क्या है, फर्दर डिपार्टमेंट्स है, कंटेंट है या डिजाइनिंग है या कुछ भी है, अब वो तो आप काम कर रहे हैं, वेबसाइट बनी तो साल में एक दफा चेंजेस के लिए आ जाए आपके पास, बस उसके बाद तो कुछ नहीं है। हाँ। कितने, अब आपको हर नया बंदा चाहिए रोज, हाँ। हर महीने अलग बंदा चाहिए। अब वो क्या है कि वो बिजनेस उसको, अब उस बिजनेस को उसको मार्केटिंग करनी है, उस बिजनेस की आपने एसईओ करनी है, उस बिजनेस को कहीं और कोई बिलबोर्ड ही डिजाइन करने हैं या टीवी एड्स ही बनानी है या वीडियो बनानी है। अब आपको अपना फनल, उस बिजनेस को फ्यूचर में जितनी भी सर्विसेज चाहिए उसका बंदा आपके पास होना चाहिए और वो स्किल आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये मॉडल लॉन्ग टर्म में चलेगा। तो कैसे प्रोवाइड करें जब हमें सही रिसोर्स ही नहीं मिल रहा, टीम हम बना नहीं पा रहे? एक बंदा आता है, वो देखता है अच्छा ये तो अच्छा खुद ये $5,000 बना रहा है, मुझे 50,000 का दे रहा है, मैं ऐसा काम जाके खुद करता हूँ। देखें इसमें ना जब तक आप, वो मैं कहता हूँ ये अंदर की पॉलिटिक्स होती है। अब जब तक अच्छा, आप आपके बात नहीं बाद करेंगे, असबर भाई के बाद मैं अपनी भी फाइंडिंग शेयर करूँ क्योंकि मेरा भी बड़ा मसला था। उसमें मसला मैंने ये देखा है कि अगर वो बंदा काम का है, अगर वो आपको छोड़ के गया है तो भाई इसमें तो आपका फॉल्ट है कि आप उसे रोक नहीं पाए, क्योंकि उसको एक्सेल करना है, आप उसको नहीं एक्सेल करवाने जा रहे, इसलिए वो छोड़ के जा रहा है आपके पास। अगर उसके अंदर कोई पोटेंशियल है तो वो इतना बेवकूफ नहीं है कि जाकर 1 लाख 2 लाख 10 लाख जगा कर एक नई एजेंसी बनाएगा या पैसे लगाएगा और पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। वो ज्यादा कंफर्टेबल इसमें होगा कि आप ही उसे एक अलग एनवायरनमेंट देते हैं और आप उसको एज अ शेयर होल्डर ही लेके चले। मतलब ये आपस में अंडरस्टैंडिंग है। हाँ वो अलग बात है कि वो उस पर भी ना तैयार हो और वो कहती मैंने तो जाना है, वो सब कुछ वो अलग है। पर जो अक्लमंद होता है ना वो पार्टनरशिप करता है हमेशा, और आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, उससे आपका वर्कलोड कम होता है। हाँ मैं सारी जिंदगी एक पेस पे नहीं काम कर सकता, एक टाइम के बाद मुझे डेफिनेटली उसे ऑटोमेट करना है, तो वही फ्यूचर है। अच्छा, यहाँ से क्विक क्वेश्चन, वेरी क्विक, अर्ली डेज में आप दिन में कितने घंटे काम करते थे? मैं यूं समझ लें कि 7-8 घंटे सोने के अलावा काम ही चल रहा होता था। हर वक्त दिमाग में काम ही चल रहा होता था, अगर काम नहीं भी कर रहा था तो माइंड में काम चल रहा होता था। और अभी कितने घंटे काम करते हो? अब शायद हफ्ते में 8 घंटे काम करता हूँ। अच्छा, कम हो गया वो। नहीं आपकी ये ट्रैवलिंग फॉर द सेक ऑफ कंटेंट ये भी तो उसमें इंक्लूड है। हाँ वो उसमें इंक्लूड है, पर मतलब आप यूं कहना कि टेबल पे बैठ के वो लैपटॉप ऑन करके काम हाँ करना, वो नहीं अब होता। तो नेचर चेंज हो गई ना। अब आपकी टीम है, बंदे हैं, एग्जैक्टली। अब आपका काम है सिर्फ बिजनेस जनरेट करना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस चीज को माइंड में रख के आप कितने आवर्स आप समझते हैं कि आप बिजनेस को देते हैं? बिजनेस को मेरा ख्याल में कोई ऑन एंड ऑफ 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं बनेगा अभी आजकल में डेली का। उसके अलावा अब ये होता है ऑन एंड ऑफ, हमारा काम ऐसा है कि कोई मसला खड़ा होगा तो फिर आपको इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है ना वो 2-3 घंटे में डेली सॉर्ट आउट हो जाता है। कैसे ऑटोमेट किया कि आप 16 घंटे से 2? देखें इस सारे में ना अब तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, इस सारी चीज में यही सीखा है कि आप थोड़ा कमा लो, सुकून से कमा लो, वो ज्यादा बेहतर है। ओके, एज कम्पेयर टू कि आपके सारा कुछ मुझे ही आ जाए, टेंशन पालो। हाँ तो कि भाई मुझे अगर 20% भी आ जाएगा। कंपेटिटिव मार्केट है, आपको compete भी करना है, आपको जो है ना दिन रात लड़ना भी है। बिल्कुल। तो फिर कैसे आप खुद को समझाएं कि नहीं यार खैर है? वो क्या है कि मैं कहता हूँ कि आपको अपनी 5 से 10 साल के बाद के अंदर ही मैं तो कहता हूँ कि अपनी कॉपी जरूर बनानी चाहिए। ओके, उसका फायदा आपको ये मिलता है, अब मेरे पास सबसे पुराना बंदा ले है। कॉपी सबसे पुराना बंदा जो है मेरे पास 15 साल से काम कर रहा है। अच्छा, अब 15 साल से क्यों काम कर रहा है? 15 साल रिटेन कैसे किया उसे? 15 साल बंदे की उम्र है यार। अच्छा उस 15 साल के लिए शायद 50 बंदे गुजरे होंगे, तो उसके अच्छा, बाद उस 15 साल वाले को मैं वैसे उसी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। इनके पास एक बंदा है, उसका नाम है एजाज। अर्ली डेज का बताऊँ आपको कि असबर का ऑफिस, मैंने एक ऑफिस लिया था, हम 2 बंदे थे पार्टनर, तो हमारे साथ ही ऑफिस होता था इनका। बहरहाल वो जो बंदा था वो ऑफिस क्लीनर, वो टी मेकर, वो क्लाइंट्स पे डील करने वाला, वो गूगल एड्स के ऐड रन करने वाला बंदा, वो वेबसाइट में कोई कंटेंट रिप्लेस करना है, एड्स रिप्लेस करने हैं वो बंदा, वो घर में कोई काम निकला है वो बंदा ओके, तो हमार इस आपका क्या ख्याल है? मतलब असबर तो कहते हैं कि यू नीड टू बिल्ड पार्टनरशिप्स। मेरे ख्याल से अगर आपका स्टार्ट है ना, ओके है, पार्टनरशिप्स ओके हैं, लेकिन अगर आप
कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा, तो आप सिस्टम्स बनाएं, पार्टनरशिप्स नहीं बनाएं। पार्टनरशिप्स सर्वाइव नहीं करती सेंचुरीज, डेकेड्स, बहुत थोड़ा अरसा, शॉर्ट टर्म होती है पार्टनरशिप। अगर आपका कोई छोटा सा गोल है, अगर आपने ग्रो करना है, अगर आप न्यूबी हैं, अब फिर आपको एक चीज़ आती है, दूसरे को दूसरी चीज़ आती है, पार्टनरशिप करें, स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपने आगे कोई बड़ी कंपनी बनानी है, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा करना है, तो फिर आप सिस्टम्स बनाएं। सिस्टम्स में आपके टीम्स होंगी, वो टीम्स मैनेज कर रही होंगी, फिर आपको ये टेंशन नहीं है, हायर एंड फायर वाला सीन है। अगर कोई एक बंदा छोड़ के जा भी रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी एकदम बना लेगा। ठीक है, पार्टनरशिप्स में मसले यही होते हैं, जब एक बंदा ये रियलाइज करता है या अगला पार्टनर काम नहीं कर रहा, मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, या अगला पार्टनर बहुत बना रहा है, मैं उतना बना नहीं रहा, या कोई ऐसे, तब पार्टनरशिप्स खराब होती है। मेरे ख्याल से पार्टनरशिप्स ओके है अगर आप बड़े लेवल पे सिस्टम्स में जाए, पार्टनरशिप में नहीं जाए। देखिए, मैं इसको ना इस तरह देखता हूँ कि वो जो छोड़ने वाला एंगल है, लोग क्यों छोड़ के जाते हैं, वो इसलिए कि आप सारा कुछ ही उसे देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बात करें सिस्टम की, ये बड़ी वैलिड बात है कि सिस्टम में क्या होता है कि जो उसका स्पेसिफिक काम है ना, वो उसी बंदे का हो, और उसे ना लेफ्ट पता हो ना राइट पता हो कि वो क्या हो रहा है। वो उसको साइन हो, उसको पता है कि भाई मैंने कंटेंट लिखना है वेबसाइट का, वेबसाइट किसकी है, डिजाइन कौन करेगा, ग्राफिक कौन बनाएगा, आपस में वो सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हो, ना कि टेबल के ऊपर कनेक्ट हो। टेबल पे कनेक्ट कर दिया, वो टेबल आपके पास पड़ी हुई, कल को कहीं और पड़ी होगी और वो फिर बन रहा होगा। अच्छा, हायरिंग एन एक्सपीरियंस्ड गाय वर्सेस कि आप खुद एक न्यूबी को पकड़ें और उसको खुद सिखाएं और उसको परवान जाएं। देखिए, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि न्यूबी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो फैक्टर है कि अंडरस्टैंडिंग। हर बंदा उसको रिगार्ड करे, उस चीज को वो लॉन्गर सस्टेन करता है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस्ड बंदा। लॉयल्टी आ जाती है, तो वो लॉयल्टी आपको नए बंदे से ही मिलती है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से। मैं इस चीज के फिर अगेन हूँ, उसमें ये है कि मैं अगेन वही बात करूंगा, आप अपने आप को देखो, आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपकी छोटी कंपनी है, आप न्यूबीज हायर करो, उनको ट्रेन करो, आपको अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए सस्ते भी पड़ेंगे, ट्रेनिंग भी ईजी है। लेकिन अगर आपकी बड़ी कंपनी है ना, तो पे ज्यादा दे के एक्सपीरियंस बंदा हायर कर लेना ज्यादा अच्छा है, इन एक्सपीरियंस 10 बंदे रखने से। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी है ना कि हम ये भी माइंड में अब क्या चल रहा है ना, जब हम ये कह रहे हैं कि हम एक 50 बंदों की कंपनी है, एग्जैक्टली, या हम 2 बंदों की कंपनी है। एग्जैक्टली, yes, फिर मुझे लगता है कि ये इस सिनेरियो पे भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। मूविंग फॉरवर्ड, हम दोबारा एसईओ की तरफ आते हैं। आपका फेवरेट लिंक बिल्डिंग मेथड या टेक्निक? देखिए, मुख्तलिफ फेजेस होते हैं इसके, और फेवरेट इसलिए कि सिक्योरिटी भी देखनी है ना आपने। मैंने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, लो बजट और लॉन्गर रन। लो बजट में क्या है कि आप अपने कंपटीटर को देखें, उनकी पूरी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी अपने ऊपर रेप्लिकेट कर ले, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ठीक है। उसको फिल्टर करें। ये नहीं कि सारा कुछ उठा के ले आए, फिल्टर करें, अच्छी चीजें अपने पास ले आए। उससे ये होता है कि आप लो बजट में काम कर लेते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप लॉन्गर रन में जाना है तो फिर गेस्ट पोस्ट आती है, वो सिक्योर है, पावरफुल है। आपको गेस्ट पोस्टिंग के डूज एंड डोंट्स बता दें, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं, लातादाद साइट्स हैं, कि हर साइट से लिंक ले लेना चाहिए। देखिए, ये तो वही नॉलेज वाली बात हुई ना, जब आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से मैं क्यों लिंक ले रहा हूँ, तो फिर वो वाली बात आएगी। अब आपको लेना क्यों है, उसके लिए आपको ये टूल्स इसलिए ही बनाए गए हैं ताकि पता लगे कि कौन क्या कर रहा है। यानी कि एक तो वो मॉडल है ना गेस्ट पोस्ट वाला, जो बेचते हैं ये दिखा के कितनी ट्रैफिक है, और जो एजेंसीज रन कर रही होती हैं उनको क्या है कि अपनी क्वांटिटी पूरी करनी होती है कि भाई ये इतने लिंक्स चाहिए, इतने डीए वाले लिंक्स चाहिए। अब वो डीए किस तरह बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है नहीं है, और अगर आपने जैसे लिंक लिया है वो अथॉरिटी उस नीच में थी नहीं थी, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको आपने फॉलो करना होता है। ये नॉलेज आपके पास जितना अच्छा होगा, उतने आपको रिजल्ट कम क्वांटिटी में ज्यादा मिल जाएंगे। जितना आप क्वांटिटी गेम में जाने की कोशिश करेंगे और अपने इसको इस पैरामीटर्स को निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे या कम करेंगे, तो उधर से रिजल्ट जो है ना वो आपका काफी हद तक, क्या जो आप रिजल्ट होंगे वो फिर नहीं आएंगे। तो इसे नॉलेज बिल्ड करना ज्यादा जरूरी है, तब आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है ना। मेरे ख्याल से ना, जो मेरा फेवरेट वैसे जो मेथड है बैकलिंकिंग का, वो आउटरीच है। उसमें आप गेस्ट पोस्ट लें या नीचे लिख लें, और अगर डूज एंड डोंट्स में देखा जाए तो एक ऐसा बैकलिंक गेस्ट पोस्ट में जो आप बेस्ट है, वो हर लिहाज से बेहतर है। कोई एक ऐसा बैकलिंक जो आपकी साइट पे ट्रैफिक लेके आ जाता है,
तो जिसके वो अंदर सारे ट्रैफिक लाने का पोटेंशियल मौजूद हो हाँ और बस वो लिंक वो लेना चाहिए। वो हर लिहाज से बेहतर है, बात यहीं खत्म हो जाएगी। अब वो साइट अगर वो डीए जितना भी हाई है, अगर उस साइट पे ट्रैफिक नहीं है, आपके पास ट्रैफिक नहीं ला सकता, उस पेज पे ट्रैफिक है, वो साइट के रिलेटेड है, तो ही उसके यूजर आपके पास आएंगे, क्लिक करके आएंगे। एंकर ऐसा होगा कि अच्छा, मतलब एक इसमें मैं एक रियल और भी यूजर एक और लिंक बिल्डिंग मेथड शेयर कर दूं अपनी ऑडियंस के साथ भी, हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप एक वेबसाइट आपने एक टॉपिक पे बनाई, अब उसमें मैं कहता हूँ टर्म निश डोमिनेशन, कि हमारे यहाँ लोग डरते हैं गूगल अपडेट्स, ये हो गई वो हो गई, कि आप पूरा सर्व क्यों नहीं ऑक्यूपाई करते। आप एक दफ़ा रैंक हो गए, मैं कहता हूँ। आप 10 साइट्स और अपनी डालें और उसमें जो है ना आप बैठे हो, एक हिट लगेगी, दूसरी को हिट लगेगी, तीसरी को हिट लगेगी, लेकिन आप कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, अब जब आपने 10 और साइट्स बना ली, उनको भी आपने रैंक करना है, उससे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आनी है। अब जब आउटरीच कर रहे हैं आप, अब ये बजट, लो बजट हाई क्वालिटी में आउटरीच की बात कर रहा हूं। अब आपने किसी को आउटरीच करना है, उसको कहेंगे भाई आप लिंक दोगे मेरी इस साइट को, इन रिटर्न मैं फ्ला साइट से जिसके ये स्टैट्स हैं आपकी साइट को लिंक दूंगा। अब वो लिंक एक्सचेंज से भी बच गया और उसको पे करने से भी बच गया। इसको ABC लिंक मेथड कहते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट ठीक है। ABC लिंक मेथड, जिसमें आप A साइट से B साइट से लिंक ले रहे हो, हाँ। उसको C साइट से लिंक दे दो। हाँ, मतलब अगर ये okay। प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो लो बजट आई थिंक ये एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। आपने एक बात की SCRP डोमिनेशन की, मैं उसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट चलता हूँ। मेरे ख्याल से गूगल, जैसे मैं आपको कहता हूँ, गूगल 100% श्योर नहीं होता किसी भी कीवर्ड की इंटेंट पे। ओके, कभी भी गूगल 100% श्योर नहीं होता। अगर आप एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ना, जो कि है जी बैकपैक्स हैं किसी भी चीज के, तो वो आपको 3-4 एफिलिएट साइट्स दिखाएगा, उसको पता है ये एफिलिएट साइट्स हैं, 3-4 ई-कॉमर्स साइट्स दिखाएगा, 1-2 वीडियोस भी दिखा देगा, 1-2 पिंटरेस्ट के लिंक्स भी दिखा देगा, क्योंकि उस कीवर्ड पे वो अनश्योर है। तो आपने सिर्फ साइट्स नहीं बनानी, आपने डोमिनेट उन अलग अलग टर्म्स में करना है। आप एक ई-कॉमर्स की साइट बना दें, उसी में आप एक पिंटरेस्ट का लिंक भी बना दें, जो जिसके ऊपर थोड़ी सी बैकलिंकिंग कर लें, उसकी ऑफ यूट्यूब की वीडियो भी ले आए, ताकि आप वो जो हर जो उसने अपना एक कोटा बनाया हुआ है, जो भी बैक एंड पे है, उसमें आप हर चीज के अंदर आप आ जाए, ताकि सिर्फ साइट्स में आप डोमिनेट नहीं करें। हो सकता है यूजर की इंटेंट वहां पे पिंटरेस्ट पे जाने की हो, इस चीज की हो, तो वहां भी आप डोमिनेट करें। अभी रिसेंटली ये हुआ, गूगल अपडेट में ग्लिच था या जो भी था, कि रेडिट को और पिंटरेस्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। ठीक है, जब भी अपडेट आती है ना, नॉर्मली ये शुरू से ही ऐसा थोड़े हो बहुत रहा है ग्लिचेस हो जाते कि हैं। ये फोरम्स और इस तरह की रेलेवेंट साइट्स ऊपर ही खड़ी होती हैं अच्छा, बाकी अब सारी। उनमें जो ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रहे थे, उनकी साइट्स ऑलरेडी ऊपर आ गई, उनकी साइट्स रिकमेंडेशन में थी, उनके पास इस तरह से ट्रैफिक आने लग गई। तो मेरे ख्याल से अगर SCRP डोमिनेशन करनी है, सिर्फ आप साइट्स पे ना महदूद रहें। आप ये देखें कि गूगल ने कोटा किस किस चीज को दिया हुआ है आपकी SCRP में, आप उन सब में घुसे। ब्लैक हैट ऐसी एग्जिस्ट करती है इन 24 में ब्लैक हैट हमेशा चलती रहेगी और स्टिल चलती है, पर लाइफ कुछ नहीं कह सकते। कुछ दिन हो सकती है, कुछ महीने हो सकती है। ये है कि वेबसाइट आप वाइट हैट, ग्रे हैट या ब्लैक हैट के लिए बना रहे हैं, टाइम सबको सेम ही चाहिए, तो फिर आप क्यों रिस्क लेते हैं ब्लैक हैट पे जाने का। तो इसलिए ग्रे हैट और वाइट हैट में रह के आप कर लें। क्यों? अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक वेबसाइट थी, उस मैंने कह दिया ब्लैक कि हैट की कोई ब्लैक अपनी फेवरेट आपने कोई पंगा किया हो अपना कोई? ब्लैक हैट का मैंने एक पंगा ये किया था कि नया ना एक सॉफ्टवेयर आया स्क्रैप बॉक्स के नाम से। वो क्या था कि मैं यूके में था और स्पीड अच्छी होती थी पाकिस्तान से, तो वहां गए तो हमने कहा भाभी क्या बात है, ये तो और भी अच्छा हो गया। अब में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर चलाने के लिए VPS लेने पड़ते हैं वो करने के लिए। अब वो नया आया था, तो एक वेबसाइट थी, तो पता लगा जी बैकलिंक, तो बटन दबाएं तो सुबह उठे तो 1 लाख बैकलिंक बना होता है। तो बस फिर बटन दबाया और बैकलिंक्स बना दिए। और वो वेबसाइट जो कि 1 साल में $1000 नहीं कर रही थी, उसने जो है ना वो 1 महीने में $10,000 बना दिए। पर वो फिर ऐसी बैठी कि दोबारा उठे नहीं गए। तो ये है कि चीज हर कोई चलती है, पर यह है कि उसके बाद फिर वही स्पैम कम होते बहुत कम हो गया, जरी बातें क्रैक हो गया, चीजें लिमिटेड होती हैं। ये मैं कहता हूँ कि टॉम एंड जेरी होता है कि आप चूहे बिल्ली का खेल है, गूगल उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग पोल्स देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। GMR ब्लैक हैट मेरे ख्याल से ब्लैक हैट एग्जिस्ट करती है। इट इज मोर ऑफ अ ग्रे हैट, जो कि आप थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बैकलिंक्स की बात की, बैकलिंक सिंगल बैकलिंक्स हैं, अब उन्हीं को अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो ब्लैक हैट में चला गया। कंटेंट आपने जहां 10 आर्टिकल डालने वहां 200 डाल दें। अब वो AI की हेल्प से आप डाल रहे हैं और 200-300 आर्टिकल पर डे डाल रहे हैं, फिर उनको इंडेक्स करा रहे हैं,
वही ब्लैक हैट बन गया। तो वही ग्रे हैट है, अगर उसमें आप थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, सारा डिपेंड कर रहा है आपकी कंपटीशन के साथ। अगर कंपटीशन डेली के 2 आर्टिकल डाल रहे हैं, आप 50 डाल रहे हैं, तो सारी बात है आपको एडवांटेज है, आप ब्लैक हैट में ओके है। मेरे ख्याल से ब्लैक हैट कर लेना चाहिए। हाँ, अगर होना चाहिए कर लेना चाहिए। ब्लैक हैट भी अब ग्रे हैट वही जो ग्रे हैट है उसको एक्सेलरेट कर दें, उसकी स्पीड बढ़ा दें, एग्जैक्टली ऐसे ही है। कि साइट वाइड लिंक्स पहले नॉर्मली बंदा अवॉइड करता है, आप साइट वाइड लिंक्स ले लेते हैं तो आपको बूस्ट बहुत ज़्यादा रैंकिंग का मिल जाता है टेम्परेरी बेस पे। कंटेंट जहाँ पे आप 5 आर्टिकल डाल रहे हैं वहाँ आप 100 आर्टिकल डालना शुरू कर दें जिस भी तरीके से। तो ये चुएल बिल्ली का खेल जो है ना चलता रहता है। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं आप दोनों से। वैसे मेरी अपनी तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं अपनी भी इसमें इनपुट दूं, तो ये इंटरव्यू स्टाइल ही हो गया। चलें, यू आर रनिंग कंटेंट राइटिंग एजेंसी, राइट? नहीं, मैंने वो टीम अपने पे फोकस कर दिया, सिर्फ अपने ब्लॉग्स के लिए। ओके, चलिए, आपने शुरू में डीलिंग वाला मसला होता है आवाम के साथ, आपने चलाई है। चलें ये एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या कंटेंट राइटिंग एजेंसी बनानी चाहिए, अगर आपने बंद की तो क्यों की। दूसरे नंबर पे एआई कंटेंट वर्सेस ह्यूमन रिटर्न। जहाँ तक बात है कंटेंट राइटिंग एजेंसी की, तो इट्स फॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग एक किस्म की। आप किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं, और शुरू में मेरे पास इन्वेस्टमेंट का इशू था। एसईओ में आप थोड़ी बहुत, अगर आपने हाई लेवल पे खेलना है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसलिए मैं कंटेंट राइटिंग की एजेंसी बनाई, अपनी टीम सेटअप की। मेरे पास 12-13 राइटर्स थे, मैनेजर, एडिटर। मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ था जिसके तहत मेरी इन्वॉल्वमेंट नियर टू जीरो थी, और वो मेरे लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे, फिर आगे वो मैं कंटेंट सेल कर रहा था। लेकिन मैंने अब ये ख़त्म इस वजह से की, एक तो वो डीलिंग वाला इशू, और दूसरा मेरे ख्याल से मुझे अब ये लग रहा था कि मुझे उस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है जो थोड़ी बहुत चाहिए। मैंने टीम थोड़ी सी कम कर ली, 3-4 राइटर्स कम कर दिए। मेरे पास अब जो 6-7 राइटर हैं वो फोकस्ड है सिर्फ मेरे ही प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जितनी मैं इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए, ये 3-4-5 लाख रुपए मेरा कंटेंट राइटिंग पे लग रहा है, मैं उससे ज़्यादा निकाल सकता हूँ अगर मैं सिर्फ अपनी ही वेबसाइट बस रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं कितना टाइम लगा आपको ये सारा को डिसाइड करने में? तकरीबन 2 साल। 2 साल। I know you are making good amount of money Yes. with that agency. एग्जैक्टली ऐसे। मतलब कहीं और से पैसा ज्यादा आ रहा था तो उन्होंने कहा जी वहां स्विच कर जाओ, वहां निकालते हैं उसको। तो अगर मैं उससे भी उसमें पीकेआर में आ रहा था, इन्होंने कहा जी यूएसडी आना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, एआई जनरेटेड कंटेंट वर्सेस ह्यूमन रिटन, कुछ नीचेज में अच्छा है, कुछ नीचेज में बुरा है, लेकिन मेरे ख्याल से जब सभी अगर एआई यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर जो भी अगर एक ह्यूमन वाला आता है वो तो टॉप पे चला जाएगा 1 मिनट के अंदर। ओके, अगर 10 आपका कंपटीशन होता है, आपके एसईओ सारी डिपेंड कर रही होती है आपके कंपेटिटर्स के ऊपर, राइट। सारा कुछ उसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो सारे एआई वाले हैं और आप एक ह्यूमन रिटर्न आ जाते हैं, आप उनसे ऊपर आ गए, तो सिंपल बात इतनी सी है कि आप कंपटीशन देख लें। अगर वहां पे एआई चलता है, वहां पे सारे एआई यूज कर रहे हैं, अगर आप इतना ह्यूमन नहीं लिख सकते, इन्वेस्ट कर सकते, कर लेंगे, कोई मसला नहीं, वहां चल जाएगा। वहां सारे ह्यूमन इन्वॉल्व है, तो आपको मजबूरन ह्यूमन ही जाना पड़ेगा, वहां पे एआई कंपीट नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात बड़ी मुझे याद आ गई, हमारे यहाँ बड़ा फैंसी वर्ड यूज किया जाता था जी, विदाउट बैक। तो वो भी यही था एक्चुअली, जब आप रैंक करेंगे दही बल्ले इन मुल्तान, तो फिर आप बगैर बैकलिंक के ही एग्जैक्टली ऐसे रैंक कर लेंगे। सारा डिपेंड एसईओ कर ही कंपटीशन। आप, मैं एक थोड़ी सी हटके भी बात हो जाए, लेकिन मैं यूं समझा दूं कि फॉर एग्जांपल एक टर्म है आबरा गडाबरा, उसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, कोई उस पर वो नहीं कर रहा, मैंने खुद ही इन्वेंट किया, मेरी कंपनी का नाम है, आज साइट बनाऊंगा, कल वो रैंकिंग में होगी, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब असल एसईओ एल्गोरिथम्स, एसईओ के जो सिग्नल्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स हैं जो डेफिनेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट ले लें, अब गूगल उसको एक डेफिनेटिव सिग्नल बना चुका है, अगर वो आपकी साइट पे है तो अच्छा है, नहीं है तो वो बुरा है। और कुछ सिग्नल्स हैं जो वो डिपेंड करते हैं आपके कंपटीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल साइट स्पीड, ये जो साइट स्पीड है कोई डेफिनेटिव सिग्नल नहीं है। आप अगर टॉप 10 में देखें तो 3-3, 4-4 सेकंड लोडिंग वाले भी बैठे होंगे। वो फिर क्यों बैठे हैं? उसकी रीजन ये है क्योंकि जो बाकी कंपटीशन में उनकी भी यही स्पीड है, 3-3, 4-4। अब आपका जो एसईओ यहाँ पे सेम ये ड्वेल टाइम या यूजर एक्सपीरियंस, अब ये है कि कि अगर आपने आप उनसे सर्च कर रहे हैं टाइम इन लंदन, उसमें तो टाइम स्पेंड नहीं करेगा यूजर, दैट्स फाइन, लेकिन वो बाकी कंपेटिटर्स का भी उतना ही होगा, बाउंस रेट, ये सारा कुछ, सारी एसईओ इसी चीज पे डिपेंड करे कंपटीशन क्या है। ओके, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, मैं ना इसमें ये कहता हूँ कि हमेशा कंपाइटर को फॉलो करो। अब क्या होता है, गूगल अपडेट आ गई तो जी अब क्या करें। मैं ये कहता हूँ कि जो करने वाले काम है ना, जो पहले आपने मिस कर दिया, वो स्टेप क्या था? वो स्टेप ये था कि जब आपने नीच सेलेक्ट की, उस टाइम आपके पास वो टॉप 10 जो रैंक कर रहे थे
वो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए थी कि जी ये आज रैंक कर रहे हैं, इन कीवर्ड्स पे कर रहे हैं, इनका वर्ड काउंट ये है, इतने बैकलिंक्स है। वो आपने डाटा अगर जमा किया होता और अब आपको हिट लगी थी तो आपके पास लॉजिक होती कि अगर वो हिट हुए हैं आप किस चीज में मिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली और उसमें से कौन बच गया, अब आपके पास रीजन होती। और आप एक चीज एक्स्ट्रा दो हमेशा। हाँ, अब क्या हुआ कि अब अफेक्ट हो गए, अब आपके पास वो डाटा था नहीं, अब कौन खड़ा हुआ था पहले ही आपको पता नहीं है। हाँ, जब आपको पता, मैं थोड़ी बताऊंगा कि आपकी नीच क्या है, कि आप क्यों रैंक कर गए जी। आपके पास इस तरह मैसेज आते होंगे कि जी हाँ अब मैं क्या करूं। भाई करने वाला आपका काम है, आपने नीच सेलेक्ट की थी, ये पहले करने वाला काम है। आप ट्रैक किसी भी सूरत नहीं कर सकते, आप अजम्पशन करते रहते हैं जी इन्होंने मैसेज करके कहा जी किस वजह से रैंक हुई, आपने कह दिया जी हमारी 100 साइट थी तो उसमें से कितनी रैंक हो गई, एआई वाली इफेक्ट हो गई तो इसलिए इफेक्ट हो गई। तो बेसिकली उसके पीछे एआई नहीं है, उसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एआई वर्सेस ह्यूमन रिटर्न। देखिए दोनों का कम्बिनेशन है। इसकी एग्जांपल समझने के लिए ये है कि आपने शाहिद अफरीदी के ऊपर आर्टिकल लिखने को कह दिया कि जी यही लिख के देते, अब वो बताएगा कि जी इसके बच्चे इतने हैं, इसने इतने जो है ना ये पसंद है जो डेटा उसके पास है वो अब वो लिख के दे दिया। अब एक्चुअल मेथड इसका क्या था लिखने का, कि आपका जो नीश थी, जो टाइटल था, आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको फीड करना है, तो फिर उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, ना कि वन क्लिक दबाया और आपको आर्टिकल मिल दिया और आपने पेस्ट कर दिया। उसमें सेक्शन ऑफ हेडिंग्स जो है ना वो ह्यूमन डिसाइड करेगा, फिर वो आपको जो कंटेंट देगा वो कंपेयर तो आप कहें जी बटन दबाओ आर्टिकल डालते रहो। क्वांटिटी गेम में आप क्वांटिटी डाल देंगे, पर यह है कि वो फिर मैच। मतलब इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि an ordinary guy's written content, human written content is way better than AI generated Exactly. content. क्योंकि उसमें वो बंदा अपनी एक्सपर्टीज, कंटेंट की फ्रेशनेस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ये सारी चीज़ें डालता है। Exactly. जो कि एआई बड़ा रोबोटिक सा और बड़ा एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करके हाईली टेक्निकल कंटेंट होता है। लेकिन अगर वही ऑर्डिनरी गाय अगर एआई को यूज कर लेता है तो वो शायद नहीं, किसी बहुत अच्छे से भी मैं तो आगे ये निकल सकता है। देखें एआई यूज करने में तो जो नहीं यूज करता वो तो ज्यादती कर रहा है अपने साथ। मैं कहता हूँ सिर्फ कंटेंट जनरेट करने के अलावा तो अब हर चीज में एआई यूज होना चाहिए। Exactly. आपकी कीवर्ड रिसर्च, आपका एनएलपी एनालिसिस, आपकी एंटिटीज, आपने उसका जो चीज देखनी है ना वो हर चीज में आप उसको यूज करेंगे। इवन एक और एक टीपी नॉर्मल एनएलपी में बड़ा इशू आता है। इट्स क्वाइट इजी। आपको कीवर्ड के यूजेज में इशू आता है कि मैं क्या करूं। भाई आप 10 आर्टिकल अपने सर्च से उठाओ, उनको दो चैट जीपीटी को, उसके बाद दो अपना कंटेंट चैट जीपीटी, उसको कहो कि यार इन दोनों में बताओ मुझे एनएलपी में मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, मैं एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन में या कीवर्ड की प्लेसमेंट में कहाँ मिस कर रहा हूँ, वो आपको सजेशन दे देगा। बजाय इसके कि वही दिया हुआ आप छाप दें, Exactly. अपने तौर पे उसके अंदर एडिटिंग एडिशन करके आपका एक वेल ऑप्टिमाइज्ड ह्यूमन रिटन कंटेंट आपका रेडी है। तो अगेन ये ह्यूमन रिटन कंटेंट इज वे बेटर देन एआई जनरेटेड कंटेंट। बात वही है ना कि अच्छा एक और भी आपको- मसला है, सॉरी जी। आपको बात काट रहा हूँ, एक और ही मसला है ना। अब इसमें जो बंदा कह रहा है कि लेट्स सपोज एआई जनरेट कर, अब उसके लिए शायद 50-100 ट्रैफिक एनफ हो। हम 5000 डेली ट्रैफिक को ट्रैफिक ना समझते हो कि साइट तुम्हारी रैंक नहीं हुई। सही कह रहे हैं। यही बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन आती है ना, उसको बैकग्राउंड भी देखने की जरूरत है कि वो रैंकिंग बोलता किसको है या ट्रैफिक बोलता किसको है। इसकी एग्जांपल वही है कि आप जो है ना जब एसईओ के प्लगइन यूज कर रहे होते हैं उसमें वो ना एक वो होता है टेबल सा ना जो आपसे हाँ, सिग्नल ग्रीन दे रहा ग्रीन हूँ। देखना हाँ। है, 100 स्कोर करना अब है। वो क्या है, लोग उसको स्टैंडर्डाइज करके जो है ना वो अपने आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो उसको भी आसान लफ्जों में जो नए लोग सुन रहे हैं उनको कि वो आपके लिए नहीं काम कर सकते, वो एक पैटर्न पे बना हुआ है, हर नीश Exactly, डिफरेंट है। हाँ। तो आप उसको क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, असल मेथड जो है ना वो उससे बाहर का है। हाँ। अगर इतना ही आसान होता फिर सारे ना निकल पड़ते, सारे काम उसका छोड़ते। एक बेहतरीन चेक करने का तरीका है, अगर उसकी कीवर्ड डेंसिटी वाकई काम करती है तो आप जाके टॉप 10 को उठाएं और अपने उसी टूल के अंदर डाल के चेक कर लें, वो उन सबको रेड दिखा देगा। सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, जबरदस्त कह रहे हैं। ऐसे ही है। अब आते हैं पेड एड्स की तरफ। लोग बड़ी शिकायत करते हैं, मैं दुबई में था लास्ट टाइम, तो उस पर बहुत से बिजनेसेस हैं, पूरा टूरिज्म पे चलता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है कि आपने ऐड रन की है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। क्या आप समझते हैं कि एड्स के ज़रिए जो ट्रैफिक आती है वो भी मतलब इट वर्क्स अदर देन एसईओ ट्रैफिक? बिल्कुल काम करते हम हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें ना कि हम एसईओ के लोग हैं। हाँ। देखिए एसईओ की तरफ जाते क्यों हैं? एसईओ की तरफ तभी जाते हैं जब वहां आपने आज बजट लगाया और सारी रात में वो खर्च हो गया, सुबह बिजनेस आया नहीं आया, तो फिर बंदा कहता है यार इतने में तो एक एसईओ का बंदा मिल जाता है हमें 2-3 महीने के लिए। हाँ। तो चलो
थोड़ा सा तो बिजनेस ले ही आता, हाँ। तो फिर वो लोग इधर आते हैं। पर ऐसा नहीं है वो काम, क्योंकि एड्स पे तो जब स्पेंडिंग कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल जो ही आपने हाथ खींचा बिजनेस आपका ठप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहां पर ना ये जो ये पेड एड चलाते हैं वो बेसिकली उनको वो चीज क्रैक कर ली होती है कि उनको पता है कि हाँ नहीं है कि एक क्लिक पे जो है ना आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, पर उसको चलाने के लिए वो जो ब्लीडिंग है वो जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। इसकी एग्जांपल यही है कि अगर आपने हाउस रिमूवल की हम बात कर रहे थे कि हाउस रिमूवल पर ऐड चलानी है, तो मैंने तो बताया आपको 10 पाउंड है। अब उस हाउस रिमूवल को ब्रॉड बैच में जब रन करेंगे तो आपके पास 1000 कीवर्ड आएंगे, जिसके ऊपर वो गूगल खुद जो है ना उससे रेलिवेंट कीवर्ड पर आपको ट्रैफिक लेके आएगा। अब उसको उस 1000 कीवर्ड को हासिल करने के लिए आपने 2-4 हजार डॉलर लगाएंगे तो वो 1000 कीवर्ड आएगा, उसमें से आपको लगेगा, पता लगेगा कि ये जो 10 पाउंड वाला कीवर्ड था यही सेम इंटेंट मुझे इस कीवर्ड से मिल रहा है जो कि 0.10 सेंट से 20 सेंट्स या 10 गुना कम प्राइस जो है ना वो दे रहा है। फिर जब उसको रन किया जाता है तो फिर बिजनेस आता है, क्योंकि वो तो कोई कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि इतना ज्यादा उसके ऊपर जो कंपटीशन होता है। तो बेसिकली रास्ता ये है, और कंपनीज बहुत ज्यादा उसको यूज कर रही है क्योंकि कंपनीज को फॉरेन बिजनेस चाहिए होता हाँ। है। अब दिसंबर आ गया जी, क्लोजिंग गया जी, टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो एड्स चलेंगे, और क्या एसईओ तो नहीं चलता। हाँ। तो बिल्कुल उसकी डिमांड है और उसकी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा डिमांड है। और बल्कि एक साहब थे हमारे, वो गूगल एड्स जो है वो चलाया करते थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, तो वो अलग से उन्होंने काम शुरू किया। कुछ 30-40 हजार जो है सैलरी थी, और अपग्रेड होते होते आज 5 साल बाद वो जर्मनी में है और तकरीबन 3 मिलियन जो है ना वो सैलरी ले रहे हैं माशाल्लाह। सिर्फ गूगल एड्स चलाने की, क्योंकि उनको चलाना आता है बस। तो वो क्या है कि हर चीज में पोटेंशियल है। अच्छा, बड़ा क्विक और पर्सनल सा क्वेश्चन, अभी तक कितना पैसा बनाया होगा ऑनलाइन फील्ड से? पैसा बहुत बनाया, गिना नहीं कोई मैंने। कोई एस्टिमेट बताएं टोटल। मैंने इतना कमाया नहीं है जितना नुकसान किया। ओके। मैंने कुछ तकरीबन 8 साल पहले मैंने क्या कैलकुलेट करना शुरू करता हूँ कि गूगल एडसेंस मेजॉरिटी रहा, और उसकी जिसको आदत पड़ जाए ना किसी और बिजनेस में ऐसे मजा ही नहीं है। आता। तो मैंने कहा जरा आज से नोट करना शुरू करूंगा कि ये गूगल एडसेंस का अकाउंट बंद कैसे हुआ, किस दिन हुआ, और इस पे क्या वजह बनी बंद होने की। ठीक है। तो ये 8 साल का डाटा है, तकरीबन 260 अकाउंट्स हैं जो कि मैंने बंद कराए। 260? 260 ओह अकाउंट, माय गॉड। वो एक्सेल में पूरी शीट बनी पड़ी है, आज मैं उसको देखता हूँ, कोई भी डाउट होता है कि मैं काम कर सकता हूँ। वो क्या है, वो फेज ऐसा था कि कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी, हाँ। और बंदा Hit and trial। हाँ हिट एंड ट्रायल था, वो बंदा सीखता है उससे। हाँ। तो सीखते सीखते वो, मैं वही कहता हूँ कि इतना कमाया नहीं है जितना नुकसान किया, और वो उस नुकसान से सीखा है जिसकी वजह से वो कमाया है। तो हमेशा जो है ना वो लगे रहेंगे। फिगर्स बता। फिगर की जो है ना, क्या फिगर बताएं आपको, क्या बताएं, ऐसे कैसे बता सकते हैं? टोटल बता रहे हैं। टोटल $1 मिलियन, 2, 4, आधा। 2-1 मिलियन कर लेते हैं ऑन हाँ, एवरेज। जरा लाउड हो गया। रेवेन्यू बताएं, नंबर्स बताएं। नंबर्स, टोटल अमाउंट कमाई कितनी? टोटल अमाउंट कितना आपने कमाया? टोटल अमाउंट होगा कोई 60-70 करोड़ होगा बस। माशाल्लाह, मतलब ये $2-3 मिलियन से भी ज्यादा कहीं जा हाँ रहा इतना है, क्योंकि पहले डॉलर का रेट कम होता था, अब बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह। देखें, रिच लोगों के साथ बैठे हैं जी। हमारी यू आर फ्रेशर, मतलब यू जस्ट हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 3 years इन दिस फील्ड। एग्जैक्टली yes. कितना पैसा बना लिया? मैं एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ, आपकी इनकम को 0.5% कैलकुलेट कर लें। नहीं, ये जो है ना सियासी बयान है। नहीं कैलकुलेट कर लें। कितना एक बन गए होंगे, मतलब सच मैंने वो तो नहीं रखा ट्रैक। बिजनेस जनरेट कितना किया अप्रोक्सीमेट, हम कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं जा रहे। और लोग भी देख रहे हैं काफी। खैर है। रात को मैंने पैदल अब्बा जी करने को, जाना। अब्बा जी से जो हमने वीडियो ये हाइड कर नहीं दिया। ये नहीं ये पॉइंट है। तो चलें जी, बड़ी अच्छी गपशप रही। आखिर में हम कोई एक न्यू कमर्स के लिए कोई एक टिप आप देना चाहें? देखिए, अगर आप एसईओ से रिलेटेड हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टिप है, और आप चाहते हैं कि ओढ़ना बिछोना एसईओ में ही लाना है, तो आपको कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 वेबसाइट्स इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए। स्टार्ट ओके। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, इवन गूगल को भी नहीं पता कौन से आप 10 के 10 में एक टाइप का काम कर रहे होंगे, एक नीश पे काम कर रहे होंगे, पर उसमें से 1 या 2 या 3 जो है ना वो जल्दी चलना शुरू हो जाएंगे। ओके। और अगर आप एक चलाएंगे तो सक्सेस रेशो डाउट में आ जाएगी। तो अगर आप वाकई इसमें से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कम से कम 3 और मैक्सिमम 10 तो आइडियल फिगर है ना, कि अगर आप चला सकते हैं और आपके पास कोई काम नहीं और आप फुल टाइम। चलिए, ये भी नंबर्स दे दिए ना कि कब तक लगे रहना चाहिए। तो आप
10 प्रोजेक्ट्स अपने रन करें और उसको देखें कि कैसे चलते हैं और क्या उनमें से आउटपुट आते हैं। एग्जैक्टली। अमार कमर्स के लिए मेरे इफ यही यू बोल आर रहा अ था। न्यूबी टुडे, हाँ, मैं ना सिंपल आपको एक नंबर्स के साथ बताता हूँ। एक चीज आपने मंथली इनकम से छोड़ के डेली इनकम पे फोकस करना है। ओके कि लाइक आपने ये नहीं देखना मैंने $300 पर मंथ वाला ब्लॉग बनाना है, आपने ये देखना मैंने $10 पर डे वाला ब्लॉग बनाना है। बात वही है, लेकिन जब आप माइंड को इस तरह ट्रेन करते हैं वो ईजी हो जाएगा। और आपने सिंपल गोल रखना है, $10 पर डे वाले 10 ब्लॉग, बस। ओके और ये बहुत इजी होगा अचीव करने के। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैंने $3000 पर मंथ पे जाना है, वो आपको बहुत बड़ा गोल लगेगा। ये $10 पर डे वाला एक वेबसाइट बना आपको कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। और आपको ऐसी 10 वेबसाइट, अगर मैं एक बना लूंगा 10 भी बना लूंगा, तो यही टिप है कि आप डोमिनेट करें SCRP को। अगर आप एक निच में बना रहे हैं उसी में बेशक 10 बना लें, अगर डिफरेंट में बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन फील्ड में स्टे करना है तो ये अनस्टेबल फील्ड है, ये बात, इसमें कोई वो नहीं है कि जैसे ये बात करते हैं मतलब रोलर unstable। कोस्टर ही होगा। बाकी है रोलर कोस्टर, बस ये है कि आप जो मैं आपको गोल दे रहा हूँ इसको अचीव करने की कोशिश करें। $10 पर डे वाले 10 ब्लॉग बना लें, आप स्टेबल रहेंगे। मतलब पैसिव इनकम वाला जो सीन है ना ऑनलाइन फील्ड में है ही नहीं, है ही किसी भी नहीं, फील्ड में बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो मर्जी की जिधर मर्जी चले जाएं, किसी जमाने होता था, लेकिन अब लेकिन जब बहुत इसमें सारे आपको लोग हैं, इतना पैसा मिल जाता है को पैसिव इनकम या जॉब्स होल्डर या पाकिस्तान में आप जितना मर्जी बड़ा बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप शायद कोई भी बिजनेस कर लेते, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता कभी भी, कभी भी। जो डॉलराइज इनकम करके हुआ है। बल्कि मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा जी। कि आपने हजारों लोगों को पढ़ाया है, ओके उसमें से कामयाब जो लोग हुए उनमें 3 ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि इन हजारों में से जो हम कह रहे हैं कि 5-10% जो कामयाब हुए, उनमें से आपने देखा हो कि उन कामयाब लोगों में 3 ऐसी क्या चीजें आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि अगर उनमें ये 3 निकल आए तो शायद वो भी उनकी तरह कामयाब हो जाए। नंबर 1 बिलीफ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका IQ बहुत टेरिबल था कि आप उनसे बात करें तो आप उनको वाईफाई चलाना नहीं आता, उनको इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता, उनको ये नहीं पता कि एक बंदे ने कहा अगर मेरी विंडोज उड़ गई तो वर्डप्रेस तो नहीं खत्म हो जाएगा, बट दे सक्सीडेड इन ऑनलाइन फील्ड। क्या बिलीफ था, मतलब उनके माइंड में ये आया ही नहीं कि हम नाकाम भी हो सकते हैं। बैकअप था या नहीं था? नहीं, अब बैकअप ऐसे बंदे क्या होगा जो बेचारा बैठे ही देहात कहीं दूर परे है। वो एक स्टूडेंट कहता है हमारा गांव मशहूर है यहाँ चोर ज्यादा है। अच्छा, तो उसके पास बैकअप क्या होगा। सही है। तो बिलीफ जो है ना ये बड़ा 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 वर्क करता है। दूसरी बिलीफ जो है ना ये मेन आपका इंग्रेडिएंट है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि आपने ये नहीं सोचना कि वर्क करेगा नहीं करेगा, करेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी, कि उन्होंने अगेन बात वो शायद बिलीफ से ही कनेक्टेड है ये, कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमने ना नहीं है या नहीं वर्क करेगा निकलेगा या करेगा नहीं करेगा, ये नहीं सोचा उसने। उन्होंने कहा भाई यही है कि 2 महीने की बजाय 3 महीने लगेंगे, 3 के बजाय 6 महीने लगेंगे, काम यही चलेगा तो चलेगा वरना हम छोड़ेंगे नहीं। ये कंसिस्टेंसी। तीसरा थोड़ा जिसे कहूँगा कि अपनी अना को मार के यू गोट आस्क एनीवन। उसने ये नहीं सोचा कि यार मैं अमार से पूछूंगा, मेरी अना है भाई, मेरी ईगो है, पता नहीं क्या हो क्या नहीं। ये वाला जो बिहेवियर होता है ना कि आपने पूछना है और खुद को इम्प्रूव करना है, वो ये 3 खासियत रखने वाला बंदा कामयाब होता ही होता है, जो मर्जी हो जाए। जो बंदा रिलेक्टेंट रहेगा, जो बंदा डाउटफुल होगा, जिसको सेल्फ बिलीफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो IQ में अच्छा हो, हर चीज में बड़ा परफेक्ट हो, वो रह जाता है। साथ इसमें ये भी ऐड कर दें, ये जो स्क्रीनशॉट आता है और वो सारा करता धरता छोड़ के तो दूसरी तरफ छलांग लगा देता है, ये ठीक फैसला होता है? यार गलत? एक टाइम पे ये बल्कि आप लोगों से क्वेश्चन भी था, ये वाला मिस हो गया। एक्चुअली ये एक हद तक ठीक भी है, मतलब जंप करने में कोई मजायका नहीं है। अगर आप एक एज के अंदर हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं जंप करना, तो आप जंप कर जाएं, कोई वो नहीं है। अब आप खुद देखिए, अब आपकी करियर में कितने रोलर कोस्टर आए। बिल्कुल। मतलब मैं जानता हूँ, आपने फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स, गूगल एड्स, SEO, अभी फेसबुक और अभी ब्रांड्स के साथ काम करना, यूट्यूब हैंडल करना, कंटेंट क्रिएशन, आपने कुछ नहीं छोड़ा। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका सिस्टम एक वर्क कर रहा है, आप जंप कर सकते हैं। इवन जब मैं आया था तो हमने क्लिक एक्सचेंज से काम स्टार्ट किया था। यस। मतलब याहू मैसेंजर पे बैठना है,
भाई तू मेरे इतने व्यू लेगा, इतने क्लिक करेंगे, देन हमें पता चला, तो इट्स फाइन। आई थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा खुद को टेंशन, हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर हो कि आप स्क्रीनशॉट से मुतासिर इस तरह ना हो कि ये वाला जाके मैंने पैसे ना उठा लेने हैं। इस तरह से आप इंस्पायरेशन ज़रूर लें कि इट इज़ पॉसिबल, इस बंदे को इतने साल लगे तो मैं इससे ज़्यादा केपेबल हूँ, मैं इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं इसने 3 साल में किया, मैं 2.5 साल में कर लूंगा। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, इसमें कोई पहचानने वाला चक्कर है या बस सबको एसईओ करना है? यार अपने आप देखो जी, पैसा जो है ना वो सारी पहचान दे देता है आपको। इन दी एंड पैसा है वो आपके माँ बाप के सामने भी आपकी इज्जत बनाएगा, मुआशरे में भी इज्जत बनाएगा, आपको अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने झुकने से भी पैसा बचाएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप झुकते भी तब हैं जब आपके पास पैसा नहीं होता। तो अल्टीमेटली जब पैसा होता है ना, वो आपको आपकी पहचान दिला देता है। और नाकाम जैसे आपने कहा ना कि पहला डॉलर आता है, तो आप अपने आप को पहचान चुके होते हैं कि मैं कर लूंगा। ऐसा ही है। और नाकाम लोगों में आपने सबसे बड़ी वजह क्या देखी है? वो भी तो पैसों को ही देख रहे होते हैं। फोकस नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, मेहनत नहीं करते, मेहनत भी नहीं करते, ज्यादा मेहनत नहीं करते, और अपनी इनपुट जो क्रिएटिव इनपुट होती है ना वो नहीं पुट करते। वो कहाँ होती है इनपुट? मिसाल के तौर पर अमार ने आज लेक्चर दिया है, कंटेंट राइट इस तरह करना है। अब वो बैठे हैं, अच्छा अमार ने ये लफ्ज कहा था, ये लफ्ज लिख दिया, ये लफ्ज, अपनी जो क्रिएटिविटी है, मिसाल तो इन्होंने कहा जी रिसर्च के लिए आपने ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ने हैं, तो इन्होंने जो ब्लॉग्स कहे ना उन्होंने वही जाकर सही है, लकीर के फकीर हुआ। हाँ, लकीर के फकीर, मतलब क्रिएटिविटी अपनी उसके अंदर नहीं करते वो लोग, उनमें नाकामी की शरह ज्यादा। दूसरा, जल्दबाज, ओवरनाइट मिलियनियर बनने वाले फना होते हैं। वो जल्दी करते हैं और 3 साल बाद फिर वापस आए होते हैं, चलें जी अब हम जल्दी नहीं करेंगे, हमें स्टार्ट करवा दें, बजाय उसके अगेंस्ट जो एक चलता रहता है, स्लो एंड स्टेडी चलता है, वो कामयाब हो जाए। अच्छा, कुछ टेक्निक्स होती है मार्केट में ना फिर रही होती हैं, सीपीएम टाइप जैसी या कोई ऐसी, लोग होते हैं स्टार्ट ही वहीं से करते हैं ज्यादा पैसे देख के, और उसके बाद वो आपके पास आते होंगे। वो आते हैं तो क्या वो चल पाते हैं? उनकी कोई मतलब इंटरेस्ट होता है, डॉलर कमाए होते हैं तो मेहनत कर पाते हैं वो? यार अगेन ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आई थिंक कुछ लोग देखें, जब आप ज्यादा पैसा देखेंगे ना तो कम पैसे की तरफ मूव करना इट्स ऑलवेज हार्ड। अगर मैंने $10,000 बनाए हैं तो मैं $3,000 की तरफ मूव करना मेरे लिए बहुत टफ और बहुत मुश्किल और बहुत जानलेवा होता है। तो इट्स टफ एक्चुअली। तो लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अपना करियर को मैंने प्रॉपर थोड़ा सेट करना है। हाँ, मैंने जुगाड़ से पैसा बना लिया है, लेकिन मैं थोड़ा अलाइन करना है चीज़ों को ताकि बैकअप में भी रहें। ये मेथड आज चल रहा है, कल ना चले, कल टिकटॉक पे वीडियो ना चले पीके वाली, तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा। तो ये चीज़ें फिर होती हैं, लेकिन अगेन और पैसा आने के बाद उनको थोड़ा एक्सपोजर भी मिल चुका होता है, थोड़ा दिमाग में सेट हो चुका होता है कि अब मैंने फलां जगह इन्वेस्ट करना है और इसको लंबा लेके कैसे चलना है। सही है जी, जबरदस्त है। और आपकी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मेन रोल है, क्योंकि वो जो बंदा कहीं फंसता है और वो जाके कमेंट करता है, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में मोटिवेशन ज्यादा मिलती है। कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने से वो ज्यादा चलते हैं, हाँ, बजाय सीखने से। देखिए मकसद ही ये होता है कि वही एक दूसरे से जुड़े, दोस्त बनाए। और मेरी कम्युनिटी की अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पे दोस्त आपके ऑनेस्ट, आपके लॉयल, और आपके जो लालच से आरी आपके दोस्त रियल में बनते हैं। मतलब अब आप मेरे जितने ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप इनको देख लें तो ये एक दूसरे पे जितना एक फैमिली मेंबर होता है ना, ये बड़ा रेयर होता है, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, वहाँ पे ये टफ होता है। अंडरस्टैंड, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद इन दैट। सही है जी, काफी लंबी होगी, पता लोग देखेंगे तो चलें जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए तक के लिए दीजिए इजाज़त। कोई क्वेश्चन हो, हम कोई चीज़ मिस कर गए हों तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। ये दोनों बंदे मेरी एक्सेस में हैं, हम दोबारा बुला के दोबारा उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।